जैसे हमें देखने को मिला दोस्तों कि दुनिया के अंदर जो बहुत सारी नई नई कंट्रीज आजाद होती हैं इंडिया के साथ ही, वो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। आपको एक पर्ची, एक स्लिप दे दी जाएगी, आप जिसको वोट देना चाहते हो स्लिप पर आप स्टैंप लगाएंगे और उसके बाद उसको उस बॉक्स के अंदर क्या कर देंगे, आप रख देंगे। इस तरीके से शुरुआत में हमारे जो इलेक्शंस थे वो आपको होते हुए देखने को मिलते थे। जो हमारे फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स थे उनका यहाँ पे क्या था दोस्तों कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे ना उनके साथ झगड़े चला करते थे, मगर फिर भी वो कांग्रेस में शामिल थे। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस प्यारी सी क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 12th के जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स उन सभी के साथ बात कर रहे हैं, और क्लास 12th के जो हमारे प्यारे बच्चे उन सभी के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने ये जो हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है, इसके अंदर जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन हमें देखने को मिलता है, या फिर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा एक बहुत ही जबरदस्त जो हमारा चैप्टर है, जिसे हम लोग यहां पर देख ही पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर को हम लोग आप सभी के साथ करेंगे, और हमारी आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने समझ लेंगे। तो भैया, चैप्टर का नाम है द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। क्लास 12th के प्यारे बच्चों के साथ हमें यहां पर डिस्कशन करने का मौका मिल रहा है। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो हमें बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें जानने को मिलेंगी, लेकिन इस एनसीईआरटी सीरीज को अगर हम देखते हैं ना, तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इसके अंदर हम लोग आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस यहां पर पढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ और हिस्ट्री हुआ, उसको आपके सामने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर पेश किया जा रहा है। हमारा जो ये पीडब्ल्यू परिवार है हमेशा से ही अपने बच्चों की मदद के लिए पूरे पूरे तौर पर तत्पर है और डेडिकेटेड है। हमारी टीम के जरिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पर फ्री और निःशुल्क तरीके से आपके साथ ये क्लासेस पेश कर रहे हैं, और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उनके एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं। बच्चों का एक बहुत ही कॉमन कंसर्न हमारे साथ आया, वो क्या है? कंसर्न ये है कि सर जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को लेकर एक कंफ्यूजन ये खड़ा होता है कि हमारी क्लास के नोट्स हम कहां हासिल कर सकते हैं। देखिए, आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप हमारी पीडब्ल्यू ऐप पर जा सकते हैं, और वहां पर जाकर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ह्यूमैनिटीज डाल सकते हैं, और वहां से आपको हमारी इस क्लास के और उसी के साथ साथ जितनी भी अलग अलग क्लासेस होती हैं उनके नोट्स हासिल हो जाएंगे। फिर हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, और हमने आपके सामने पेश किया क्या? हमने आप सभी के सामने यहां पर पेश किया अपना ये पॉलिटिकल साइंस का टेलीग्राम चैनल। आप सभी बच्चे टेलीग्राम को तो यूज करते ही होंगे, अगर नहीं करते तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के लिए क्लास 12th के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर क्या देखते हैं कि जो भी आपकी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके चैप्टर्स होंगे, या फिर जितनी भी आपकी सीरीज होंगी, चाहे एनसीईआरटी की बात की जाए या फिर अलग अलग जो हमारी सीरीज चलती रहती हैं, उनसे रिलेटेड हर एक पर्टिकुलर पीपीटी या फिर जो क्लास के हमारे नोट्स होते हैं जो टीचर यहां पर पढ़ाते हैं, वो आपके साथ इस प्राइवेट और प्यारे से अपने ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल होता है उसके अंदर शेयर किए जाएंगे। हम लोग वहां पर आपके साथ क्विज बैटल करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग सीबीएसई से रिलेटेड जो अपडेट्स आती रहती हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इन सभी के जरिए हम लोग अच्छे तरीके से आपका एक कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। तो जिन बच्चों को जरूरत है नोट्स की, जिन बच्चों को चाहिए एक अच्छी गाइडेंस, तो आप लोग इस प्यारे से हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर शामिल हो सकते हैं, और इसके जरिए ना आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए भैया, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर बेसिकली हम लोग फोकस कर रहे थे, और हम लोग यहां पर आप सभी के साथ पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये जो हमारा चैप्टर है, जिसे हम लोग द एंड ऑफ इसको हम लोग द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के नाम से जान रहे हैं, इसे ही हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमें बेसिकली देखने को मिलता है कि इंडिया आजाद हो चुका है, और इंडिया के आजाद हो जाने के बाद अब यहां पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें पॉलिटिकली होती हुई देखने को मिलती है। उसी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले ना आप सभी के साथ पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर, और आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हर एक वर्ड और हर लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का जो ओवरव्यू होता है, आखिर इस चैप्टर के अंदर किन किन चीजों को जानने का मौका मिलेगा, उसको हम लोग आपके साथ देखेंगे। फिर हम लोग आपके साथ यहां पर देखते हैं दोस्तों कि जो एक बड़ा चैलेंज हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने आता है, वो है स्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। यानी कि हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज हमें आता हुआ देखने को मिलता है कि भारत के अंदर हमें अपने लोकतंत्र को, या फिर जो हमारी क्या होती है दोस्तों कि एक तरीके से जो हमारी डेमोक्रेसी होती है उसको स्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने हमारे फ्रीडम लीडर्स के रहता है। हमारे देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन के अंदर हम लोग कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को टक्कर मिलती है कहां पर बेटा? केरला के अंदर। और केरला के अंदर जो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो हरा देती है। क्यों, कहां, कैसे, उसको समझेंगे। फिर हम बात करेंगे जो कांग्रेस जीतती है, या फिर जो कांग्रेस अपना डोमिनेंस दिखाती है, वो कांग्रेस के एक बहुत ही अच्छे नेचर की वजह से होता है। क्या था कांग्रेस का नेचर, और कैसे कांग्रेस अपने आप को तेजी से आगे बढ़ा जा रही थी? इसके लिए हम लोग कांग्रेस को एक बहुत ही सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन के तौर पर देखते हैं कि कांग्रेस एक ऐसा ग्रुप बन गया था जो अपने आप को सबके साथ अकोमोडेट कर रहा था और सबको अपने साथ शामिल कर रहा था।
उसी के साथ साथ हम लोग कांग्रेस के अंदर ना टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट की भी एक अप्रोच को देखते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस शुरुआत के 3 इलेक्शंस में इंडिया के अंदर, पहला इलेक्शन जो होगा वो 1952 के अंदर होते हैं लोकसभा के, दूसरे हमारे इलेक्शन 1957 के अंदर होते हैं और तीसरे हमारे लोकसभा के इलेक्शन 1962 के अंदर होते हैं। इन तीनों लोकसभा इलेक्शंस के अंदर ना कांग्रेस तेजी से हमें आगे बढ़ती हुई दिखती है। इसके पीछे के रीजंस अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखें तो हमें देखने को मिलते हैं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सबको साथ लेकर चल रहा है। क्या थी इसके पीछे की कहानी और कैसे कांग्रेस सबके साथ चीजों को कनेक्ट करता हुआ जोड़ रहा था, उसे देखेंगे। और फिर हम लोग इसी टाइम ड्यूरेशन में भारत के अंदर मौजूद कुछ हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज रही हैं उनके बनने की कहानी और कौन कौन सी ऑपोजिशन पार्टीज थी, कहां कहां से वो आती थी और क्या क्या उनके नाम रहे थे, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो भैया यहां तक हमने आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास के अंदर मौजूद जितने भी हमारे ये टॉपिक्स होंगे उनके बारे में डिस्कशन किया है। अब एक एक कर करना हम लोग अपनी कहानी को और अपने इस चैप्टर को आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो अच्छे तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है दोस्तों हमें यहां पर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलने लग गया है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हमारे इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्यारे से हमारे इमेज के साथ हमें होती हुई देखने को मिलती है। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस इमेज के अंदर हमें एक चीज देखने को मिलती है। क्या इस फोटो में हम देख पा रहे हैं कि हमें एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू, है ना, आप क्या देखते हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी हमें देखने को मिल रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पिक्चर के अंदर जो दिखाए गए हैं वो बहुत ही अजीब पोजीशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि यहां पर भी पंडित नेहरू हैं और यहां पर भी इस इमेज के अंदर हमें पंडित नेहरू देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर है ये एक तरीके से हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के शुरुआत के जो साल रहे थे, लगभग शुरुआत के जो 15 साल रहे थे, उसको डिपिक्ट कर रही है। इस पिक्चर को बनाया है शंकर के जरिए और इसके अंदर यहां पर इस पिक्चर को नाम दिया गया है डोंट स्पेयर मी, यानी कि मेरे को मत छोड़िए। हमें देखने को मिलता है एक तरीके से कि ये जो पार्टी है इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से देख रहे हैं। ये जो पिक्चर यहां पर दिखाई गई है और ये दिखाया जा रहा है कि जो हमारे शुरुआत के इलेक्शन थे, 1952 का इलेक्शन हुआ, 1957 का इलेक्शन हुआ और 1962 का इलेक्शन हुआ। शुरुआत के इन 3 इलेक्शंस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी का ना कोई बाहर से ओपोजिशन नहीं था, कांग्रेस पार्टी को कोई बाहर से कंपटीशन नहीं मिल रहा था। विद इन दी कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही बहुत सारी टेंशंस और बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हुए दिख रहे थे। और यहां पर यही दिखाया जा रहा है कि जो पंडित नेहरू हैं वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि भैया जो ग्रुप है वो कांग्रेस से अलग ना हो। और कांग्रेस के अंदर से जो एक तरीके से हमें चैलेंज होते हुए आते देखने को मिल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही थोड़ा बहुत कंपटीशन कांग्रेस के लिए खड़ा हो रहा है, उसको ये पिक्चर डिपिक्ट करती है। तो इस पिक्चर के अंदर पंडित नेहरू को दिखाया गया है। ये शुरुआत के जो हमारे अर्ली पॉलिटिकल ईयर्स हैं उनके बारे में बताता है। इसके अंदर कांग्रेस का अपोजिशन कोई बाहर से नहीं था, बल्कि खुद ही कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारी पॉलिसीज को लोग अपोज करते थे गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए, उसको डिपिक्ट किया गया। तो भैया पिक्चर का मीनिंग क्या होता है और पिक्चर से हम लोग क्या समझते हैं उसको हमने यहां पर एक एक कर आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए ना यहां पर जिस प्यारे से पॉइंट को हम लोग समझना शुरू करते हैं उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। क्या अगर आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चे, हमें यहां पर देखने को मिलता है और हमें क्या यहां पर देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है द चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग कवर्ड इन द लास्ट चैप्टर वाज अकम्प्लेन्ड बाय अ चैलेंज ऑफ इंस्टॉलिंग डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स। तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमने अकम्प्लिश कर लिया था। हमने क्या अकम्प्लिश कर लिया था भाई, हमने ये देखा था अपने पिछले लेक्चर के अंदर, जब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इंडिया इंडिपेंडेंस हासिल करता है, हमने पार्टीशन के पूरे दर्द को देखा था। हमने इंडिया के अंदर जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इंडिया के अंदर शामिल होते हुए देखा था और उसी के साथ साथ हमने अपने प्यारे भारत के अंदर ये देखा था हमारे यहाँ जो अलग अलग स्टेट्स थे उनको बना लिया गया था। तो पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा है ना, उसके अंदर हमें देखने को मिला था कि इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका है और अब इंडिया के आगे की जो कहानी होगी वो हम यहां पर देखते हैं। देखो हमारे अंदर और हमारे लीडर्स का ये मानना रहा था कि जब भी भारत को आजादी मिलेगी ना तो हमारी पूरे तौर पर ये सोच थी, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के हमारे लीडर्स की ये सोच थी कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया एक तरीके से अपने आप को एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाएगा। हमारे यहां पर इलेक्शंस होंगे और हमारे यहां पर एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। और हम देखते हैं दोस्तों कि इलेक्टेड कंपटीशन अमंग पॉलिटिशियन पार्टीज बिगिन। तो जैसे ही हमें आजादी मिल गई तो अब भारत के अंदर ना जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे भारत के अंदर उस टाइम पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस थी, उसी के साथ साथ हमें सीपीआई देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ भारत के अंदर हमारे पास और भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे हमें भारतीय जनसंघ देखने को मिलता है। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ है अब आजाद भारत के अंदर इलेक्शंस की स्टैब्लिशमेंट होने लग गई है। इंग्लिश जो हमारे इलेक्शंस हैं उसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिल रही है और यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो तैयार हो रही हैं क्योंकि भैया वो इलेक्शंस जीतना चाहती हैं।
इन दिस चैप्टर वी लुक एट दी फर्स्ट डेकेड। तो चैप्टर के अंदर हमें कहीं ना कहीं पहले के जो हमारे शुरुआत के 10 से 15 साल देखने को मिले हैं। तो 1952 वाला इलेक्शन हो गया भैया, उसी के साथ साथ 1957 वाला इलेक्शन हो गया भैया, और उसी के साथ साथ 1962 वाला इलेक्शन हो गया। इनको हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से आपके सामने यहां पर देखेंगे कि हमारे फ्रीडम लीडर्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस और किस किस तरीके की परेशानियां रही थी। चलिए सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था। क्या चैलेंज था भाई? चैलेंज ये था कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर हमें इलेक्शंस कराने हैं, और भारत उस टाइम का एक ऐसा भारत है जहां पर 85% के करीब लोग हमें इलिटरेट दिखते हैं, यानी कि अनपढ़ दिखते हैं। भारत के अंदर अराउंड 80 से 85% के करीब लोग हमें पॉवर्टी के अंदर फंसे हुए दिखते हैं। हमारे यहां पर जॉब नहीं है, हमारे यहां पर किसी तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत एक कमजोर देश है, और भारत को लगभग 200 से 250 सालों की गुलामी के बाद आजादी मिल रही है। एक ऐसे बड़े देश के अंदर जो इतने सारी टेंशंस के साथ है, इतनी बार सारे चैलेंजेस के साथ है, उस बड़े से देश के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो हमारे इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छे तरीके से दूर करना था। उसी के साथ साथ इस चैप्टर के अंदर हमें यह भी देखने का मौका मिलेगा कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो क्या वजह थी कि वो अचानक से क्या करती है दोस्तों, कि एक तरीके से हमें दिखता है कि उनका डोमिनेशन देखने को मिलता है, या फिर उनका एक तरीके से दबदबा देखने को मिलता है। कांग्रेस को कोई टक्कर देने वाला नहीं था, चाहे स्टेट के इलेक्शंस हो या फिर हमें सेंट्रल के इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। हर तरफ कांग्रेस की ही हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहां पर ना मैंने आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कांग्रेस के जो सिंबल्स रही हैं, पॉलिटिकल सिंबल्स, उनके सामने डिस्कशन किया। देखो आज के टाइम पर अगर हम लोग कांग्रेस को पहचानते हैं तो कांग्रेस का जो हमारा इलेक्शन सिंबल है वो है हाथ, है ना। तो हाथ का मतलब क्या होता है भैया? हाथ का मतलब होता है कांग्रेस। बट अगर हम रियलिटी में समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, इसका इलेक्शन टाइम द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें चेंज होता हुआ देखने को मिला है। शुरुआती टाइम की अगर हम बात करते हैं 1952 से लेकर 1969 के दौरान, तो जो कांग्रेस पार्टी थी, जो शुरुआत के 3 इलेक्शंस अगर हम लोग देखें, उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन का सिंबल था या फिर जो चुनाव चिन्ह था वो था 2 बैल। बाद में फिर हमें देखने को मिलता है कि 1971 से 77 के दौरान इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह था उसे बदल दिया था, गाय और बछड़ा कर दिया था। और 1997 में यानी कि आफ्टर इमरजेंसी हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी हाथ के सिंबल को यूज करती आ रही है ना। तो यहां पर तो हम लोग बेसिकली आपके साथ जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो जो कांग्रेस पार्टी जिस सिंबल को यूज करती है वो ये वाला सिंबल है ना। और यहीं पर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि शुरुआत के जो हमारे पॉलिटिकल ईयर्स रहे हैं, 52 वाला इलेक्शन, 57 वाला इलेक्शन और 1962 वाला इलेक्शन, इसमें आखिर कांग्रेस का डोमिनेंस कैसे बना हुआ था, और क्या इंडिपेंडेंस मिलने से या फिर आजादी मिल जाने से कांग्रेस को फायदा मिल रहा था। और उसी के साथ साथ इसके अंदर ना हम लोग आप सभी के साथ जो हमारी ओपोजिशन पार्टीज रही हैं वो कैसे कैसे हमें आती हुई देखने को मिलती हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है भैया? यू हैव एन आइडिया ऑफ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस इन विच इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बोर्न। भारत जिस सिचुएशन के अंदर आजाद होता है, भारत जिस सिचुएशन के अंदर आजादी को हासिल करता है, वैसी सिचुएशन किसी देश के अंदर थी ही नहीं। भारत बहुत ज्यादा कमजोर था, हमारे देश के अंदर किसी तरीके की कोई रिसोर्सेस नहीं थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में हमें एक तरीके से बहुत बड़ा पार्टीशन होते हुए देखने को मिला था। तो भारत के हालात इंडिपेंडेंस के समय यानी कि आजादी के समय बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। हमारे यहां पर नो जॉब्स, हमारे यहां पर जॉब्स बिल्कुल थी नहीं, हमारा हेल्थ सर्विस बहुत बेकार था, हमारे यहां पर इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, हमारे यहां पर एक तरीके से वाटर की परेशानी थी, लोगों के पास पानी नहीं था, हमारे पास फूड की परेशानी थी, हमारे पास यहां पर देखने को मिलता है दोस्तों कि एक तरीके से ना लोगों के हाउस यानी कि घर तक भी खत्म हो गए थे, और बहुत सारी जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो भारत के अंदर थी ही नहीं। तो इंडिपेंडेंट इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस बहुत बड़े चैलेंज को हमें क्या करना था दोस्तों? संभालते हुए चलना था। और हमारे यहां पर हमें क्या करना था? इन सारी सिचुएशंस के होने के बाद भी हमें अपनी इंडिया को सही तरीके से आगे बढ़ाना था। यू हैव रेड अबाउट द सीरियस चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट कन्फ्रंटेड द कंट्री राइट आफ्टर द बिगिनिंग। तो हमें पता है दोस्तों कि जैसे ही भारत आजाद हुआ तो बड़ा चैलेंज हमारे सामने था, जिसको हम लोग नेशन बिल्डिंग के नाम से जान रहे हैं। नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है? कि हमें भारत को एक तरीके से यूनाइटेड रखना था, कि हमें भारत को एक तरीके से जोड़ के रखना था। क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का मतलब यहां पर हमें ब्रिटिश इंडिया देखने को मिलता है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले हमें ब्रिटिश इंडिया देखने को मिलता था, और इस ब्रिटिश इंडिया से एक तो पाकिस्तान आजाद होता है और दूसरा हमारा इंडिया आजाद होता है। और वहीं पर तीसरी बड़ी परेशानी थी दोस्तों, जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, ये भी इंडिया से अलग करने की कोशिश कर रही थी। जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस परेशानी ये थी कि भारत के टुकड़े हो रहे थे, भारत हमारा टूटता हुआ देखने को मिल रहा था, और उस भारत को संभालने की जरूरत थी, उस भारत को बचाने की जरूरत थी।
Faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided to their countries could not afford the democracy. तो जैसे भारत आजाद हुआ है उसी टाइम ड्यूरेशन में, यानी कि आफ्टर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज को हमें इंडिपेंडेंस हासिल होते हुए देखने को मिलती है। हम श्रीलंका को आजाद होते हुए देखते हैं, इंडोनेशिया को आजाद होते हुए देखते हैं हम लोग, यूरोप की जो बहुत सारी और अफ्रीका के अंदर जो बहुत सारी और कंट्रीज हैं उनको भी आजाद होते हुए देखते हैं। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें कि जितनी भी और कंट्रीज और जो वहां के लीडर्स थे उन्होंने ये बोला कि भैया हम क्या करेंगे कि हम लोग ना अभी डेमोक्रेसी को अपने यहां पर स्टैब्लिश नहीं कर सकते, हम लोकतंत्र को अपने यहां पर स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो दुनिया भर के जो अलग अलग लीडर्स थे जो इंडिया के आसपास ही हमें आजाद होते हुए दिखते हैं वो डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। दे सेड द नेशनल यूनिटी वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, और वो बोलते हैं कि भैया हमें एक तरीके से ना देश को इकट्ठा रखना है और हम चाहते हैं कि जो देश है वो इनका यूनाइटेड रहे। एंड दैट वाज डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफिकल्टीज, और उन देशों का मानना था और वहां के लीडर्स का मानना था कि अगर हमने शुरुआती में ही क्या कर दिया दोस्तों कि एक तरीके से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर दिया तो उनके लिए देश को यूनाइट करना, देश को इकट्ठा रखना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी उसके अंदर उनको आती हुई देखने को मिलेगी। Therefore, many of the countries that gained freedom from the colonial experience now democratic rule। तो अगर आप देखें दोस्तों कि जितनी भी कंट्रीज थी जो भारत के साथ ही आजाद होती हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आजाद होती हुई देखने को मिलती हैं, इन कंट्रीज के अंदर अगर हम लोग लार्जली देखें ना तो वहां पर नॉन डेमोक्रेटिक अप्रोच को फॉलो किया जाता है, यानी कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर एक तरीके से हमें या तो डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है या फिर हमें वहां पर वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है कि एक ही पार्टी के पास पूरी की पूरी पावर हो जाती है। यहां पर हम लोग अब आगे के पॉइंट को देखते हैं। इट टुक वेरियस फॉर्म, जैसे हमें देखने को मिला दोस्तों कि दुनिया के अंदर जो बहुत सारी नई नई कंट्रीज आजाद होती हैं इंडिया के साथ ही वो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। नॉमिनल डेमोक्रेसी बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर। तो क्या हुआ दोस्तों कि थोड़ी बहुत कंट्रीज में क्या किया गया कि कुछ ऐसे देश हमें देखने को मिले कि वहां पर ना थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाई गई, यानी कि इलेक्शंस कराए जा रहे हैं लेकिन जो पूरा का पूरा पावर है वो एक लीडर के पास दे दिया गया है। कुछ कंट्रीज के अंदर वन पार्टी रूल को डिफाइन किया गया है और वहां पर कुछ कंट्रीज के अंदर हमें एक तरीके से आर्मी रूल आता हुआ देखने को मिला। तो इंडिया के साथ आजाद हुई जितनी भी कंट्रीज देखने को मिलती हैं वहां के हालात अच्छे नहीं है। हमें यह देखने को मिलता है दोस्तों कि या तो वहां पर एक पार्टी को पावर दे दी गई है या तो एक लीडर को पावर दे दी गई है या फिर हमें देखने को मिलता है कि एक तरीके से जो 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 डेमोक्रेटिक अप्रोच है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर कर दी गई है। अच्छा, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स ऑलवेज स्टार्टेड विद द प्रॉमिस ऑफ रेस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून। तो भैया ये जो जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक लोग होते हैं ये हमेशा बहुत चालाक होते हैं, है ना, और ये चालाकी बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं। क्या कि जितने भी लोग, अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं या फिर अगर हम लोग लैटिन अमेरिकी देशों की बात करते हैं या फिर अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, यहां पर जितने भी लीडर्स थे जो इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद अपने देश को संभालते हैं या फिर वहां पर अगर हमें आर्मी आती हुई दिखती है या फिर कोई एक लीडर आता हुआ या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी आती हुई दिखती है, जब ये शुरुआत में पावर को गेन करते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई अभी तो हमने पावर संभाल ली है, अभी तो हम देश को संभाल रहे हैं, मगर घबराओ नहीं मेरे दोस्त, मगर बिल्कुल चिंता मत करो मेरे दोस्त, हम आने वाले दिनों के अंदर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर देंगे। पावर का नशा ऐसा होता है कि वंस यू गेट इट यू विल नॉट बी रेडी टू लीव इट, कि जैसे ही आपको एक बार पावर मिल जाती है आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, है ना। पावर चीज ही ऐसी है मेरे दोस्त। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि एक बार ये लोग जब पावर के अंदर आ जाते हैं तो आपको लगता है कि ये लोग पावर छोड़ेंगे, ये प्रॉमिस करते हैं कि हाँ हाँ जल्द ही डेमोक्रेसी आ जाएगी, इलेक्शंस कराए जाएंगे, चीजें स्मूथ होंगी, लेकिन ऐसा हमें होता हुआ फिर कभी नहीं दिखता कि एक बार अगर पावर चली गई, एक बार अगर पावर किसी एक आदमी के पास या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास चली गई तो चीजें नॉर्मल नहीं होती। बट वंस दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट, कि एक बार अगर पावर चली गई और डेमोक्रेसी को क्या क्या किया गया है दोस्तों कि हैम्पर किया गया है, डेमोक्रेसी को अगर कॉम्प्रोमाइज किया गया है तो दोबारा से डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है। दी कंडीशन इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट। भारत की अगर बात करें तो भारत की सिचुएशन भी अफ्रीका के उन देशों की तरह ही थी जहां पर हमने नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म होते हुए देखा, या फिर भारत की सिचुएशन भी हमें लैटिन अमेरिकी देशों की तरह ही से देखने को मिलती है, जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज होती हैं। वहां पर भी जैसे भारत एक कमजोर देश था वो भी कमजोर देश थे, मगर वहां पर क्या किया गया कि एक तरीके से ना डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज किया गया और वहां पर एक आदमी के पास पावर दे दी गई या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास या फिर आर्मी के पास पावर दे दी गई। बट द लीडर ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ। देखो यहां पर ये जो लाइन है ना, इस लाइन से हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देखने को मिलती है। आपकी एनसीईआरटी बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही अच्छे तरीके से पेश की गई और इसकी ये जो लाइन है ना ये बहुत अच्छी सीख हमें देती है।
इंडिया ने और इंडिया के लीडर्स ने क्या डिसाइड किया भैया, हमारे लीडर्स ने ये माना कि हम क्या करेंगे कि हम लोग डिफिकल्ट पाथ की तरफ चलेंगे। हाँ, एक आदमी के पास अगर पावर दे देंगे तो चीजें शायद थोड़ी अच्छे तरीके से चलाई जा सकती हैं उस टाइम पर, लेकिन बाद में चीजें देश के लिए सही नहीं होंगी, बाद में देश के अंदर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होगा। तो हमारे लीडर्स ने डिफिकल्ट रास्ते को चुनना तय किया, और हमारे लीडर्स ने क्या बताया कि अभी इस डिफिकल्ट रास्ते पे चलने में परेशानी होगी, बट इन अ लॉन्ग रन, कि अगर हम लंबा चलेंगे और अगर हम सही तरीके से चलें तो हमारा जो एक तरीके से आने वाला फ्यूचर होगा वो बहुत अच्छा होगा, और भारत के लिए बहुत अच्छा प्रोग्रेस हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। अपने जिंदगी के अंदर भी अगर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इफ यू वर गिवन टू चांस, कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ए है जो बहुत सिंपल है, जहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन के अंदर आप रह सकते हैं, या फिर जहां पर हमें एक तरीके से डिफिकल्ट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं, या फिर डिफिकल्ट चैलेंजेस आते हुए देखने को मिलते हैं। ह्यूमन नेचर क्या करता है दोस्तों कि एक तरीके से आसानी की तरफ जाना शुरू करता है। हम हमेशा आसान रास्ते को चुनना पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, डिफिकल्ट रास्ते को चूज करना है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी, शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, बट इन अ लॉन्ग रन आपको उस पर बहुत ज्यादा अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इंडिया प्रूव्स दिस, और इंडिया क्या करता है दोस्तों कि इसको प्रूव करता है। एनी अदर पाथ वुड हैव बीन सरप्राइजिंग फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल, कि भारत के अंदर ना अगर हम लोग डेमोक्रेसी को हटा के किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर देते, तो ये हमारे देश के एक तरीके से क्या है दोस्तों कि हमारे देश की जो आजादी की सोच थी ना, उसी से कहीं ना कहीं दोस्तों कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता या फिर उल्टा हो जाता। क्योंकि जब हम अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो भारत के अंदर सिंपल सिंपल बात ये बोली गई थी कि वंस वी गेट इंडिपेंडेंस तो हम लोग अपने यहां पर डेमोक्रेसी को ही स्टैब्लिश करेंगे। आर लीडर्स वाज कॉन्शियस ऑफ क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन आर डेमोक्रेसी, और भारत के लीडर्स का मानना था कि हमारे लिए और भारत के लोगों के लिए डेमोक्रेटिक अप्रोच ही, डेमोक्रेसी ही बहुत अच्छी एक मीडियम ऑफ गवर्नेंस हो सकती है, जिसके अंदर हम लोग देश के लोगों को बेहतर बना सकते हैं। They did not see politics as a problem, they saw it as a way of solving problem। क्या जबरदस्त लाइन है भाई, ध्यान से देखो। यहां पर बताया गया है कि भारत के अंदर ये जो हमारी पॉलिटिक्स है, या फिर जो हमारे भारत के अंदर अगर इलेक्शंस होंगे, या फिर भारत के अंदर जो गवर्नमेंट होगी, इसको हमारे लीडर्स ने एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं माना कि हम लोग पावर शेयर करेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयर होती है, लोग अपने लीडर्स चुनते हैं, लीडर्स के साथ पब्लिक अपनी पावर शेयर करती है, फिर लीडर्स के बीच में पावर शेयर होती हुई दिखती है। डेमोक्रेसी के अंदर ना किसी एक आदमी के पास पावर नहीं है, पावर को शेयर किया जाता है, पावर का हमें डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने इसी बात को देखा कि जो ये पॉलिटिक्स है इसके अंदर हमें पावर शेयर होती हुई दिखती है, किसी एक चीज के पास या फिर किसी एक आदमी के पास पावर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इलेक्शन के जरिए या फिर गवर्नमेंट फॉर्म करके हम क्या कर सकते हैं, देश के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना उसे कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एक्सप्लेनेटरी लाइन है जो बहुत अच्छा विजन बताती है कि भारत के लीडर्स का यह मानना था कि हाँ हमारे देश में परेशानियां हैं, हाँ हमारा देश कमजोर है, हाँ हमारा देश पीछे है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हम क्या करेंगे दोस्तों कि इलेक्शंस में जाएंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, हमारे लीडर्स आएंगे और वो देश को संभालेंगे, और भारत के अंदर हम लोग ऐसा होते हुए भी देखते हैं। अच्छा, every society needs to be decide how it will govern and regulate। तो भैया हर इलाके के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, किसी भी देश के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं, उनको खुद ही ये पूरे पूरे तौर पर प्रायोरिटी दे देनी चाहिए कि भैया आप बताओ कि आप किस तरीके का गवर्नेंस चाहते हो, आप किस तरीके का राज अपने यहां पर चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि वहां पर डिक्टेटरशिप हो, यानी कि तानाशाही हो, एक व्यक्ति के पास पावर हो? क्या आप वहां पर मोनार्की चाहते हो, यानी कि तानाशाही या फिर राजतंत्र चाहते हो? क्या आप उस देश के अंदर डेमोक्रेटिक अप्रोच लेके जाना चाहते हो? हर एक देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं ना, उन्हीं पर ये फ्रीडम छोड़ देनी चाहिए कि भैया आप कैसे अपनी कंट्री को गवर्न कराना चाहते हैं। There are always different policies alternative to choose from, there are different groups with different and confronting aspiration। चलो, अभी तक हमने ये देखा कि हमारे देश के अंदर सब लोग डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर सब लोगों का ये मानना है कि भारत जब भी आजाद होगा, या फिर हमारे लीडर्स का भी ये मानना है कि हम लोग अपने यहां पर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करेंगे। क्या पूरा भारत डेमोक्रेसी को कराना चाहता है? ऐसा थोड़ी होगा भाई। आपके घर के अंदर जो आपके भाई बहन है ना, जो आपके कजन्स होंगे, या फिर आपकी क्लास के अंदर जो आपके दोस्त होंगे, क्या सारे के सारे एक ही तरीके की सोच रखते हैं? नहीं, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइसेस होती हैं। एंड दिस इज व्हाट ह्यूमन इज, और इसी को तो इंसान कहा जाता है ना। मुझे जो चीजें खाने में पसंद होंगी शायद आपको ना पसंद हो, आप जो देखना चाहते हो शायद मुझे ना पसंद हो, समझ पा रहे ना।
तो अगर हम देखें कि हमारी कंट्री के अंदर ना सब लोग डेमोक्रेसी को पसंद करने वाले नहीं थे, अगर हम लिजिट देखें तो हमारे देश के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सब लोग डेमोक्रेसी को चाहने वाले नहीं थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी एक अलग एस्पिरेशन थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत के अंदर हम लोग डिक्टेटरशिप रख दें, एक पार्टी के पास पावर दे दें या फिर एक आदमी के पास पावर दे दें। कुछ लोगों की ये अप्रोच थी कि भैया आर्मी को स्टैब्लिश कर दिया जाए, आर्मी को अप्रोच दे दी जाए। ये अलग अलग तरीके के नोशन दिखे। However, how do we resolve these differences? Democratic problem is an answer of the question. तो भैया क्या करा कि हमारे यहां पर ये जो अलग अलग अप्रोचेस थी इनको डील करने के लिए ना हमने डेमोक्रेसी को ही सही माध्यम माना, हमने डेमोक्रेसी को एक सही तरीका माना और हमने ये बात की और हमने इस बात पर फोकस करी कि हम डेमोक्रेसी के जरिए ही चीजों को बेहतर बनाएंगे। While competition and power are two most viable things about politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. This is the root of leaders decided. तो भैया भारत के अंदर अगर हम बात करें, चाहे हमारे यहां पर डिक्टेटरशिप हो या फिर हमारे यहां पर एक तरीके से हमें दिखता है कि वन पार्टी रूल हो या फिर हमारे यहां पर एक हेल्दी डेमोक्रेसी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट पर फोकस करना है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ना हमें क्या करना है बेटा कि हमें पब्लिक वेलफेयर पर काम करना है, हमें हर एक इंसान की बेहतरी की कोशिश करनी है। और स्पेसिफिकली जो हमारे एससी भाई हैं, जो हमारे एसटी भाई हैं, जो हमारे ओबीसी भाई हैं, जो हमारे माइनॉरिटीज भाई हैं, जो भारत के अंदर अलग अलग लेवल पर हमें देखने को मिलते हैं, इनकी हमें अपलिफ्टमेंट करनी है, इनको एक अच्छा जीवन देना है। इसकी हमारी एक अप्रोच हमें देखने को मिली और भारत क्या करता है दोस्तों कि इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर यहां तक हमने देख लिया दोस्तों कि आजाद भारत के सामने ऑप्शंस थे कि अलग अलग हमारे मोड ऑफ गवर्नेंस को चूज किया जा सकता है, लेकिन भारत के अंदर हम लोग डेमोक्रेटिक अप्रोच की तरफ ही चलना शुरू करते हैं। जब भी किसी भी देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री अनाउंस किया जाता है तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी खुशबू, एक बहुत ही अच्छी हमें क्या दिखता है दोस्तों कि एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती हुई देखने को मिलती है। क्या है ये वर्ड? इसको हम लोग यहां पर एक एक कर आपके सामने देखते हैं। देखो, अब जब हम ये कहते हैं, है ना, अब जब हम ये कहते हैं कि जो हमारा इंडिया है ना, हम ये कहते हैं कि भैया हमारा जो प्यारा भारत है, हमारा जो प्यारा इंडिया है, वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इसका मतलब है कि अगर हम इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री अनाउंस करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे यहां पर इलेक्शंस होंगे और उसी के साथ साथ, है ना, इसको दोबारा से मैं आपके सामने व्हाइट पेज पर डिस्कस करता हूं। अगर हम ये बात करते हैं कि हमारा प्यारा इंडिया है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें दोस्तों कि हम कहते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, तो डेमोक्रेसी के लिए भैया सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, यानी कि संविधान चाहिए होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें अकॉर्डिंग ही हमें इलेक्शंस कराने होते हैं और इलेक्शंस के बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर लीडर्स हमारे आते हैं और यही लीडर्स क्या करते हैं दोस्तों कि अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और इसी ग्रुप को हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं और यही गवर्नमेंट क्या करती है मेरे बच्चों, यही गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए रूल्स बनाती है और यही गवर्नमेंट क्या करती है, देश को चलाने के लिए एक तरीके से लॉज बनाती है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सारा का सारा सिस्टम यही है, इतनी सी है डेमोक्रेसी और यहीं पर डेमोक्रेसी की सारी कहानी हमें कंप्लीट होती हुई दिखती है। अगर कोई भी देश होगा वहां पर अगर डेमोक्रेसी की बात होगी तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां पर इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में से लोगों के जरिए रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर लीडर्स आएंगे, चुने हुए लीडर्स अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसे गवर्नमेंट कहा जाएगा और ये गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए लॉज बनाएगी या फिर जो हमारे पुराने कानून बने हुए हैं उनको मॉडिफाई करेगी या फिर उनको एक तरीके से अपडेट करेगी या फिर उनके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि थोड़े बहुत बदलाव किए जाएंगे। अब देखो, भारत को अगर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा किस बात पे भाई, कि हमें ना अपने प्यारे भारत की अगर हम बात देखें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भारत को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जब होगा, जब किसी भी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, तभी वो डेमोक्रेटिक अप्रोच की तरफ बढ़ता है। 11th क्लास के अंदर आप लोग इसको पढ़कर आए हैं? सर जी नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं मेरे भाई, यहां पर इसको देख लेते हैं। क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक अप्रोच और उसी के साथ साथ भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको बनाने की कंप्लीट कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से डीप में समझा है। अब यहां पर हम देखें दोस्तों कि यू वुड रिमेंबर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को और उस पर साइन किए गए हैं बेटा, एक तरीके से आप देखें दोस्तों कि उसको देश के अंदर अंगीकृत किया गया है, वो हमें 24 जनवरी साल 1950 को होता हुआ दिखा और 26 जनवरी 1950 को आप देखते हैं दोस्तों कि इसको देश के अंदर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया। तो यहां पर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की जो कहानी है उसको देखा, 26 नवंबर 1949 इट गॉट अडॉप्टेड, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि इस पर साइन किए गए हमारे फ्रीडम लीडर्स के जरिए और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको हमने इफेक्टिवली आगे बढ़ता हुआ देखा। एट द टाइम द कंट्री वाज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। अब ये सवाल तुम्हारे दिमाग में अंदर आ सकता है और ये आना भी चाहिए, सर भारत को आजादी मिल रही है 1947 में,
है ना। यहां पर आपके सामने ये सवाल आ सकता है, सर भारत को आजादी मिल रही है 1947 में और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 के आसपास हमारे सामने मौजूद है। सर 1947 से 1950 के बीच में देश में क्या हो रहा था, देश को कौन संभाल रहा था, देश के अंदर किसकी गवर्नमेंट थी, क्या चल रहा था। देखो इसके लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे, और कब पीछे जाएंगे, हम जाएंगे 1946 में, यानी कि एक साल पहले। 1946 के अंदर ब्रिटिशर्स देश के अंदर मौजूद थे और अंग्रेजों के टाइम पर ही हमने भारत के अंदर एक गवर्नमेंट को बनते हुए देखा जिसको हम लोग इंतरिम गवर्नमेंट कहते हैं, हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है अंतरिम सरकार। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारी इंतरिम गवर्नमेंट है ये क्या है बेटा, ये इलेक्टेड लीडर्स नहीं है, ये लोग चुनकर आए हुए नेता नहीं, इलेक्शंस तो हुए नहीं थे। भारत के जो टाइम के हमारे जो अलग अलग प्रोविंसेस थे ना, वहीं के कुछ लीडर्स को बनाकर एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी और इस इंतरिम गवर्नमेंट के अंदर भी जो पीएम थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब को ही रखा गया था। तो 1946 में हमने अपनी एक इंतरिम गवर्नमेंट बना दी थी जो देश के अंदर क्या करती है, देश के अंदर तब तक काम करती है जब तक हमारे इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं। इट वॉज नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, कि भैया अब जरूरत थी कि हम अपने देश के अंदर एक इंतरिम गवर्नमेंट को हटाकर इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाएं, यानी कि हम अपने देश के अंदर लोगों के जरिए, इलेक्शंस के जरिए क्या हो दोस्तों, के चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हों उनको पेश करें। तो हमारे यहां पर इंतरिम गवर्नमेंट थी, वो हमने देख लिया, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, किस पर्पज से बनाया गया, वो हमने देख लिया। अब भैया कहानी को यहां से हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि एक तरीके से हमने ये देख लिया कि भारत आजाद हो चुका है, भारत को अगर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के बाद अब हमारे सामने यहां पर हमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती हुई दिखती है। क्या हमें यहां पर आता हुआ देखने को मिलता है बेटा, और जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बुनाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेट डाउन द रूल्स, नाउ द मेडिसिन मशीन हैड टू पुट इन प्लेस, कि भैया हमने संविधान बनाकर रख दिया है, संविधान बनाकर हमने रख दिया, अब मशीनरी चाहिए कि उस संविधान के अंदर जो बातें रखी हैं उसको सही तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट कर सकें, उसको सही तरीके से हम लोग एक तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें, लागू कर सकें, उस मशीनरी की, उस सिस्टम की हमें जरूरत होगी। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि आजाद होने के बाद और अपने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के कुछ ही महीनों के बाद भारत के अंदर बनाया जाने रहा है हमारा इलेक्शन कमीशन, जिसको हम लोग चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं हिंदी के अंदर। कब बना, जनवरी 1950 के अंदर बनाया गया। अब ये इलेक्शन कमीशन है क्या, या फिर इलेक्शन कमीशन करता क्या है। सर इतनी बेसिक बातें बता रहे हो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है मेरे लाल, समझ लेते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, कुछ बच्चे हमारे बिहार बोर्ड के हैं, कुछ बच्चे हमारे झारखंड बोर्ड के हैं, कुछ बच्चे हमारे रशिया बोर्ड के हैं। सर क्या बातें कर रहे हो, कुछ बच्चे हमारे झारखंड बोर्ड कुछ बच्चे हमारे क्या है दोस्तों कि एक तरीके से हमारे यूनाइटेड किंगडम के बोर्ड से हैं, कुछ बच्चे हमारे अमेरिका के बोर्ड से। तो अलग अलग कंट्रीज के और अलग अलग स्टेट्स के लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आई एम वेरी फेमस। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा दोस्तों कि हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं। आखिर ये बोर्ड्स करते क्या हैं, ये आपके बोर्ड्स आपके एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं। आपके एग्जाम्स को कराने की जिम्मेदारी किसकी है मेरे प्यारे बच्चे, आपके एग्जाम्स को कराने की जिम्मेदारी हमारे इलेक्शन कमीशन की है। पता है आपको, है ना, नहीं, आपके जो एग्जाम्स हैं उनको कराने की जिम्मेदारी किसकी है, आपके डिफरेंट बोर्ड्स की है। सीबीएसई की जिम्मेदारी है कि वो आपके सीबीएसई के एग्जाम को कराएगा, यूपी बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम को कराएगा, ऐसे ही बिहार बोर्ड की जिम्मेदारी है कि बिहार बोर्ड के बच्चों के एग्जाम्स को कराया जाए। जैसे आपके एग्जाम्स को कराने की जिम्मेदारी आपके बोर्ड की है, वैसे ही देश के अंदर इलेक्शंस कराने के लिए हमने अपने एक इलेक्शन कमीशन को बनाया जो जनवरी 1950 के अंदर बनता है, जिनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि भैया आप देश को संभालेंगे और देश के अंदर इलेक्शंस कराएंगे। हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों तो हमें देखने को मिलता है कि देश के अंदर जो हमारे सबसे पहले फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं उनका नाम है सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन साहब को क्या किया जा रहा है दोस्तों कि भारत के अंदर सबसे खतरनाक इलेक्शन की जिम्मेदारी दी जा रही है। दी कंट्री फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर एक्सपेक्टेड सम टाइम इन 1950। तो जनवरी साल 1950 में ये बना है हमारा इलेक्शन कमीशन, और ये स्पेकुलेशन थी कि भैया दिसंबर 1950 के अंदर ही हमें देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से ना ये जो हमारा पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन होगा वो क्या कर लेगा दोस्तों कि एक तरीके से अपनी इलेक्शन को करा लेगा और शायद कुछ ही महीनों के अंदर भारत के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे, ये हमने सोचा था। लेकिन क्या ऐसा होगा, नहीं। But the election discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India size. इंडिया अपने आप में ही बहुत इनॉर्मस है, इंडिया अपने आप में ही बहुत बड़ा है, इंडिया अपने आप में ही बहुत जाइंट है। भारत को हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, भारत को एक महाद्वीप के तरीके से रिकॉग्निशन दी गई है। भारत के जो स्टेट्स हैं वो यूरोप के और बाकी कंट्रीज के बराबर हैं। हमारा
आपको हरियाणा देखने को मिलता है बेल्जियम के इक्वल है, ऐसे ही हमारा यूपी आप देखते हैं दोस्तों कि रशिया के अकॉर्डिंग एज पर दी पॉपुलेशन एंड ऑल। तो भारत की अगर हम बात करें, भारत के स्टेट्स दुनिया के देशों के बराबर है। तो इतने बड़े देश के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इलेक्शन करा पाना और फ्री और फेयर इलेक्शन करा पाना कि जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, एक चैलेंजिंग टास्क था। होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डेविलेशन ऑफ ड्रॉइंग दी बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो सबसे पहले जरूरत थी कि हम अपने देश के अंदर क्या करें, हम अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएं, यानी कि जिनको हम लोग निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। भारत के अंदर हमें लोकसभा की अलग अलग इलाकों को बांटना था, भारत के अंदर हमें स्टेट्स के इलेक्शंस कराने थे। तो एक बड़ा चैलेंज था कि भारत में पहली बार इलेक्शंस हो रही हैं, कौन कौन से इलाके होंगे, कितने हमारे लोकसभा के मेंबर होंगे, कैसे उनका पूरा का पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, इसको डिसाइड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। इट वुड रिक्वायर प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रूल्स। तो आप देखते हैं दोस्तों कि आपको जरूरत होगी इलेक्टोरल रूल्स की, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, जिसके जरिए आप वोटिंग की बात कर सकते हैं। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनमें से शायद किसी ने अभी वोटिंग का ये जो सौभाग्य है वो हासिल नहीं किया होगा। वंस यू बिकम 18, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो डेफिनेटली यू शुड डेफिनेटली कास्ट योर वोट। तो जिंदगी में कभी भी आप अपने वोट को मिस मत कीजिएगा। भारत का संविधान आपको ये मौका देता है कि आप भारत को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, चाहे स्टेट के इलेक्शंस हो, चाहे आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो, या फिर आपके लोकसभा के इलेक्शन हो। हमेशा आपको अपने वोट को कंट्रीब्यूट करना है। आप लोगों ने शायद अपने पेरेंट्स को देखा हो या फिर अपने किसी रिलेटिव को देखा हो कि जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से पहले आपको दिखता है दोस्तों कि जिस भी लोकेलिटी के अंदर इलेक्शन हो रहा है, उससे पहले ना इलेक्शन कमीशन क्या करता है बेटा कि एक बहुत बड़ी क्या करता है, लिस्ट जारी करता है। और इस लिस्ट के अंदर जो जो आदमी जिस जिस इलाके से आता है, मान लीजिए कि आप दिल्ली के चांदनी चौक में रहते हैं, तो चांदनी चौक के अंदर जो जो लोग वहां पर रहते होंगे उनकी एक लिस्ट निकाली जाती है, और उसी को हम लोग इलेक्टोरल रोल कह रहे हैं। और इस लिस्ट के अंदर आपका वहां पर चेहरा देखने को मिलता है आपका वहां पर चेहरा देखने को मिलता है। उसके बाद उसमें आपका नेम होता है, उसके साथ साथ आपकी गली का नंबर होता है, उसमें आपका क्या होता है दोस्तों कि आपका जेंडर होता है। ये सारी बातें हमें देखने को मिल जाती हैं। हमारे देश के अंदर एक बड़ी परेशानी ये भी थी। क्या बड़ी परेशानी थी भाई? बड़ी परेशानी ये भी थी कि हमें अपने इलेक्टोरल रोल या फिर उस लिस्ट को तैयार करना था, जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं था, और उसके अंदर ना हमें बहुत सारा टाइम लगता हुआ देखने को मिलता है। When the first draft of rolls were published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. एक बहुत ही शर्मनाक घटना यहां पर हमें होती हुई देखने को मिली, जो ये बताता है कि भारत की सोसाइटी पेट्रियार्कल है। भारत के अंदर हमें पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है, यानी कि यहां पर मर्दों का दबदबा है भाई, यहां पर मेल्स डोमिनेट करते हैं। और इसका सीधा सीधा एग्जांपल हम लोग पहले इलेक्शन के अंदर की गई जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें देखने को मिलता है। कैसे? हम देखते हैं कि 40 लाख के करीब जितने भी हमारे ये लोग हमें देखने को मिल रहे हैं, इन 40 लाख लोगों को अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या पाते हैं भैया, इन 40 लाख लोगों में जो हमारी ये वुमेन है ना, उनके नाम की सही डिटेल दी ही नहीं गई है, बल्कि ये बता दिया गया है कि भैया ये उनकी बीवी है, ये उनकी बीवी है। यानी कि ये सलमान की बीवी है, ये शाहरुख की बीवी है, ये अमिताभ की बीवी है, या फिर ये किसकी बीवी है भैया कि ये राजेश खन्ना जी की बीवी। तो अलग अलग लोगों को जैसे क्या बताया गया कि फीमेल की आइडेंटिटी को हाइड किया गया, उनको किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी के साथ एसोसिएट किया गया, जो एक तरीके से हमें बताता है दोस्तों कि भारत के अंदर उस टाइम की जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो सही तरीके से कलेक्ट नहीं हुई थी। अब जब ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के पास गई और सुकुमार सेन के पास गई, उन्होंने बोला कि भैया ये क्या है, इसके जरिए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन लोग कौन कौन है। तो जितनी भी डिटेल्स महिलाओं की थी ना, उसको क्या किया गया दोस्तों कि दोबारा से इलेक्शन ऑफिसर्स को बोला गया कि आपको दोबारा जाना होगा और आपको दोबारा जाकर सही इंफॉर्मेशन लानी होगी। तो इसीलिए हम जो पहले सोच रहे थे कि इलेक्शन हमारा 1950 में हो जाएगा, इसको कराने में हमें काफी लंबा टाइम लगता हुआ देखने को मिला। नो इलेक्शन ऑन द स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। दुनिया में इतने बड़े लेवल पर ऐसा इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर या फिर किसी भी ह्यूमन कंट्री के अंदर। हम देखते हैं दोस्तों कि इस तरीके की ग्रैंड इवेंट को होता हुआ हमने देखा ही नहीं। दुनिया एक बहुत बड़े इवेंट को अपने सामने होते हुए देखने जा रही है। कितने बड़े इवेंट को होते हुए देखने जा रही है? उस टाइम पर अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे देश के अंदर 17 करोड़ के करीब जो लोग थे, दे वर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो वो लोग वोटिंग में अपना राइट दे सकते थे, दे कैन कास्ट देयर वोट। भारत में उस टाइम पर जो हमने क्या करा था भैया कि हमने एक तरीके से वोटिंग का जो अपना राइट रखा था वो 21 साल की एज पे रखा था, बाद में उसे 18 कर दिया गया है। उस टाइम पर 21 साल के जो लोग थे ना वही वोट कर सकते थे। हमारे देश के अंदर ये जो 17 करोड़ के करीब लोग थे जो वोटिंग करेंगे उस टाइम पर, इनको देश के अंदर क्या करना था, अराउंड 3200 के करीब जो हमारे एमएलए या विधायक होते हैं अलग अलग स्टेट से, उनको चुनना था। और अराउंड 489 मेंबर्स जो उनको लोकसभा के थे ना, वो उनको चुनकर देना था। तो इतने ग्रैंड लेवल पर ये हमारा पूरा का पूरा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें हमारे पास 3200 विधायक आएंगे और उसी के साथ साथ 489 हमारे मेंबर ऑफ लोकसभा आते हुए दिखेंगे। अच्छा,
ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर ऑफ लिटरेट। 15% लोग ही पढ़े लिखे थे पूरे भारत में। 85% के करीब हमारे देश के अंदर लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे। और उसी के साथ साथ हम देखें दोस्तों कि देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग, और इसीलिए हमारे इलेक्शन कमीशन को कुछ अलग तरीके के जो वोटिंग के प्रोसीजर्स थे ना उन पर फोकस करने की जरूरत थी। द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर। तो भारत के अंदर जो हमारे इलेक्शन कमीशन थे, जब इलेक्शन हमारे यहां पर हो रहे तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना उनकी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से की, ताकि बिल्कुल फेयर और फ्री इलेक्शंस को भारत के अंदर कंडक्ट कराया जा सके और भारत को एक मजबूत तरीके से हम लोग क्या कर सकें दोस्तों कि आगे बढ़ा सकें। इसकी पूरी की पूरी अप्रोच भारत के जरिए हम लोग होते हुए देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हुए हमें क्या दिखता है दोस्तों, इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ अ कंट्री एंड द इलेक्टोरल दैट मेड दिस इलेक्शन अनयूजुअल, कि भैया भारत का बड़ा होना और उसी के साथ साथ हमारे यहां पर इलेक्शन के अंदर जो लिस्ट आ रही थी उसमें गड़बड़ी होने से ही ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन था इसमें देरी आती हुई नहीं दिख रही थी। देयर वर सम अदर रीजंस आल्सो जिसकी वजह से हमें इलेक्शन को कराने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आती हुई देखने को मिलती है। क्या, The first general election was also the first big test of democracy। भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा था। इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री, भारत जैसे गरीब देश में जो 85% के आसपास लोगों को गरीब देखता है, जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं है, जहां पर लोगों को एजुकेशन नहीं है, जहां पर लोगों को किसी तरीके की समझ नहीं है, उस टाइम का जो भारत देश है ना वो अपने आप में एक बहुत ही कमजोर देश है। उस देश के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि उस देश को लीड करना, उस देश को चलाना, उस देश को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, जिसको पंडित नेहरू बहुत ही बखूबी से क्या करते हैं दोस्तों कि अदा करते हैं। हमें यहां पर देखने को मिला कि भारत उस टाइम बहुत गरीब है और हमारे यहां पर लिटरेट लोग बहुत कम हैं। टिल देन द डेमोक्रेसी हैड एक्सरसाइज्ड ओनली इन प्रॉस्परस कंट्रीज। दुनिया के अंदर जितनी भी मालदार कंट्री हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी अमीर देश हैं, वहीं पर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश होते हुए देखा था। और स्पेसिफिकली ये सारी कंट्रीज यूरोप से ही आती हुई देखने को मिलती थी। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें या फिर यूरोप की बात करें, वहीं पर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि जो पढ़े लिखे लोग थे और जहां पर एक तरीके से अमीर लोग रहा करते थे, वहीं पर डेमोक्रेसी फ्लरिश हो रही थी उस टाइम ड्यूरेशन में। लेकिन भारत जैसे गरीब देश के अंदर जहां पर जनता को परेशानी है, वहां पर हमें दिखता है दोस्तों कि डेमोक्रेसी का टेस्ट ये था। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो भारत को सारे देशों से हमेशा अलग बनाती है, और वो क्या, कि एट द टाइम मेनी कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन राइट टू ऑल द वुमेन। तो भैया 1947 की अगर हम बात करते हैं, दुनिया के अंदर मेल और फीमेल इक्वल नहीं थे। ये जो आज दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जहां पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है, जहां पर ये बताया जाता है कि भैया मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल, जहां पर फेमिनिज्म की बात हमें आती हुई देखने को मिलती है। रियल फेमिनिज्म होता है कि जब आप मेल और फीमेल को साथ लेते हुए चलते हैं, और भारत ने उसका एक जीता जागता नमूना पेश किया। हमारा कमजोर भारत, हमारा एक ना पढ़ा लिखा भारत उन पढ़े लिखे देशों से बहुत बढ़िया था, क्योंकि भारत के अंदर हम लोग सबको इक्वल लेते हुए चल रहे थे। और भारत ने बोला, भारत के लीडर्स ने बोला, क्या हमारे लीडर्स ने बोला कि भैया हम सबको साथ लेते हुए चलेंगे। यूरोप की कंट्रीज डेमोक्रेटिक थी, मगर इलेक्शंस में वोटिंग राइट महिलाओं को नहीं दिया गया था। भारत ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, हम चलेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक्सपीरियंस के अंदर। मतलब क्या है कि भैया हम बोलेंगे कि हमारे यहां पर चाहे मेल हो या फिर हमारे यहां पर फीमेल हो, इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो देश के अंदर आपको वोटिंग का राइट मिलेगा। आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो भारत के अंदर सबसे पहली बार इलेक्शन होने जा रहा है उसका एक पहला एक्सपीरियंस देखने जा रहे हैं। इनमें से ये वो लोग हैं जो 200 से 250 सालों की गुलामी के बाद अपने पास कुछ पावर आते हुए देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से अपने आप को सप्रेस होते हुए देखा है। ये वो लोग हैं जिनको जिंदगी के अंदर कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। इसमें हमारी वुमेन शामिल हैं, इसमें हमारी माताएं बहनें शामिल हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स, ये हमारे पूर्वज हैं जिनको आगे बढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं मिला है। इंडिया ने उस टाइम पर एक ट्रेंड सेट कर दिखाया। इंडिया ने उस टाइम पर दुनिया को बताया कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं और हमें सोसाइटी में दोनों को इक्वल लेते हुए चलना होगा, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, और अगर आप ध्यान से देखें सो यू कैन सी कि बहुत सारी फीमेल यहां पर खड़ी हैं, है ना। ये बहुत ही अच्छी इमेज बताता है कि भारत के अंदर जब वोटिंग हो रही है, जब महिलाओं को पता चला कि भैया हम भी वोट दे सकते हैं, हमें भी वोटिंग का राइट है, तो जो टर्नओवर था, जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स, हाँ फीमेल जो हमारे वोटर्स थे, वो बड़े लेवल पर हमें आते हुए देखने को मिले थे। और फीमेल ने क्या किया था दोस्तों कि बहुत बाहर आकर अपनी वोटिंग को बड़े बड़े तौर पर किया। तो भारत ने ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को सेट किया था, विच वॉज कमेंडेबल। बहुत बेहतरीन ये अप्रोच थी। बहुत सारी जो अलग अलग कंट्रीज और बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो बहुत सारे समझदार लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा हम पढ़ा लिखा मानते हैं, सबकी नजर भारत के ऊपर थी और भारत के इस इलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर थी कि क्या होने जा रहा है। क्या भारत एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री साबित होगा, क्या होगा भारत के अंदर, इसको हम लोग यहां पर देखना शुरू करते हैं। क्या, एंड इंडियन एडिटर कॉल्ड द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। तो भैया
एक इंडियन एडिटर थे, है ना, एक मैगजीन के एडिटर थे। भाई साहब का ये बोलना था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जुआ होने जा रहा है, जो हिस्ट्री का, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ होगा। ऑर्गेनाइजर करके एक मैगजीन है, इस मैगजीन के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि लिखा जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू है ना, वुड लिव टू कन्फीस अ फेलियर, कि जवाहरलाल नेहरू अपनी जिंदगी के अंदर ही देख लेंगे कि जो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, कि अगर आप मेल और फीमेल को एक साथ रख रहे हैं ना, जवाहरलाल नेहरू उसका फेलियर अपने सामने ही देख लेंगे। इस तरीके की स्पेकुलेशन दुनिया भर के जो पढ़े लिखे लोग थे वो लगा रहे थे। भारत के अंदर भी बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि यह बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत सारे लोगों की ये भी सोच थी, है ना, क्या सोच थी, बहुत सारे जो भारत के अंदर रिच लोग थे, बहुत सारे भारत के अंदर जो हमारे शहरों में रहने वाले लोग थे, बहुत सारे हमारे भारत के अंदर जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनका ये मानना था कि अगर भारत डेमोक्रेटिक बनने जा रहा है तो भारत के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब है कि एवरीबडी वुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी और सबको एक वोट का राइट मिलेगा। कुछ लोगों की ये सोच थी, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम पैसे वाले हैं, तो क्यों ना हमारे वोट को डबल गिना जाए या फिर हमारे वोट को ट्रिपल गिना जाए। जी हां, इस तरीके की भी थॉट प्रोसेस आए थे और इस तरीके की भी बातें आती हुई देखने को मिली थी, लेकिन इंडिया के अंदर इसको कंसिडरेट नहीं किया गया। नहीं, देश में सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं, है ना। और ये बोल दिया कि भैया ऐसा थोड़ी होगा कि अगर आप कोई अमीर आदमी है तो आपके वोट को हम ट्रिपल गिनेंगे या फिर उसको 2 बार या 3 बार गिना जाएगा, और गरीब आदमी के वोट की वैल्यू कम होगी। सबके वोट की वैल्यू को इक्वल रखा गया था, जो बहुत जबरदस्त बात थी, है ना। तो दुनिया भर के जो अलग अलग देश के लोग थे और उसी के साथ साथ इंडिया के अंदर मौजूद जो बहुत सारे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स और इंटेलेक्ट लोग थे, उनका मानना था कि भैया भारत की डेमोक्रेसी तो खराब होने जा रही है। A British member of the Indian Civil Service claimed that a future and the more entitled age will view with the astonishing and absurd phrases of reading of voters। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है बेसिकली कि एक जो ब्रिटिश सिविल ऑफिसर थे, उनका यह मानना था कि इंडिया के अंदर ना अभी जो पॉपुलेशन है या फिर जो अभी जनरेशन है, उनको इस इलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन होगी, विच मींस वो हमारे बारे में बात कर रहे थे कि जो आने वाली जनरेशन होंगी वो देखेंगे कि ये जो चेंजेस भारत ने किए हैं ना, वो भारत को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इलेक्शन होता है और इलेक्शन हो जाता है, द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस, कि 2 बार हमें अपने इलेक्शन को पोस्टपोन करना पड़ा, और फाइनली जो इलेक्शन हमें होता हुआ देखने को मिला वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के दौरान होता है। बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड एज 1952 इलेक्शन, और इसीलिए इसको, क्योंकि 1952 के अंदर कंप्लीट हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग 1952 का इलेक्शन ही कहते हैं। स्टार्टिंग तो 51 में हुई है अक्टूबर में, लेकिन इसका कंप्लीशन 52 के अंदर हुआ था, तो इसीलिए इसको 1952 का इलेक्शन बोला जाता है। इट टुक 6 मंथ फॉर द कैंपेनिंग, इस 6 महीने के दौरान भारत के अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम लोग कैंपेनिंग यानी कि चुनाव प्रचार होते हुए देखते हैं। पीपल क्या करते हैं दोस्तों कि इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म दिखाते हैं और इसके अंदर हमें कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम देखें दोस्तों कि हर एक जगह से, मान लीजिए कि कोई जगह है, वहां से कम हमें एक सीट से कम 4 कैंडिडेट्स आते हुए देखने को मिलते हैं। सो देयर वर 4 कैंडिडेट्स, कि कम से कम 4 कैंडिडेट्स तो थे ही जो इलेक्शन के अंदर लड़ रहे थे, और लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, और डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को ऑप्शंस दिए जाते हैं। ये नेता है, ये है रिप्रेजेंटेटिव, ये है एक आदमी, ये है एक आदमी, ये है एक आदमी, किसी एक को चुन लो। और भारत में हमने हर एक सीट पे कम से कम 4 जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना उनको देखा, या फिर 4 जो कैंडिडेट्स थे उनको देखा। द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वाज, आप देखते हैं दोस्तों कि इंकरेजिंग, कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इसके अंदर पार्टिसिपेशन करनी शुरू करी, और जो इलेक्शन कैंपेनिंग थी ना उसके अंदर भी बढ़े चढ़कर चीजों को फोकस किया गया, और बहुत जबरदस्त तौर पर लोग इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों कि वोट देने के लिए आते हैं। When the results were declared, these were accepted as a fair and even the losers. The Indian experiment had proved critics wrong. तो दुनिया इंतजार कर रही थी कि भैया भारत साबित हो जाएगा रॉन्ग, भारत हार जाएगा, भारत की डेमोक्रेसी टॉपल हो जाएगी, भारत के अंदर इलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल एक तरीके से खराब हो जाएगा, भारत का यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एकदम कमजोर होगा, ये देश डेमोक्रेटिक तरीके से चल ही नहीं पाएगा। भारत के लोगों ने तगड़ा जवाब दिया। जो लोग इलेक्शन के अंदर खड़े हुए थे, जो लोग हार गए थे, उन्होंने बोला गड़बड़ी नहीं हुई थी, ईच एंड एवरीथिंग वाज फाइन, ईच एंड एवरीथिंग वाज क्लियर, कोई गड़बड़ी नहीं थी, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर थी और किसी तरीके की कोई परेशानी थी ही नहीं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं दोस्तों कि यह बोला गया और भारत के लोगों ने दुनिया के सामने यह पेश कर दिया, क्या साबित कर दिया कि भैया हम अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अगर पुअर हैं, फिर भी हम लोगों को डेमोक्रेटिक अप्रोच के बारे में पता है, हम लोगों को पता है कि वोटिंग राइट किस तरीके से होते हैं, और हमने दुनिया के देशों को गलत साबित किया। हमें अलग अलग न्यूज़पेपर के बारे में पता करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया हैड
held that the polls have confounded all those scripts have taught us the introduction of adult। तो भैया एक तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ये बोलता है कि भैया भारत ने एक तरीके से ये बताया कि जो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी थी जो बहुत रिस्की थी ना, इसको भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने यहां पर इंप्लीमेंट किया। हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वो बोलता है कि भैया कि द यूनिवर्सल अग्रीमेंट दैट इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स दैट इज एडमायरेबली। तो भारत के लोगों ने जिस तरीके से सबको वोटिंग का राइट दिया है, इसको हमें एडमायर करना चाहिए, इसको हमें दुनिया भर के अंदर सपोर्ट करना चाहिए। और भारत का जो इलेक्शन प्रोसीजर है, इससे ये बात हुई कि भैया दुनिया अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में ही होगी। ऑब्जर्वर आउटसाइड इंडिया वर इक्वली इंप्रेस। तो दुनिया भर के जो अलग अलग देशों के लोग थे वो भी इंप्रेस हुए। इंडिया जनरल इलेक्शन 1952 बिकेम अ लैंडमार्क। और भारत के जो पहले इलेक्शन है ये अपने आप में बहुत बड़े लैंडमार्क बन गए, क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर एक तरीके से जो असली रियल डेमोक्रेटिक अप्रोच थी ना वो बताया। तो दुनिया भर के जो लोग थे वो एक तरीके से क्या होते हैं दोस्तों कि भारत के इन चेंजेस से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। देयर वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल आर्ग्यू। अब दुनिया में कोई ऐसी आर्गुमेंट नहीं बची थी कि जहां पर गरीबी है वहीं पर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। भारत ने इस बात को गलत साबित किया। जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं है वहां पर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो भारत जैसे गरीब देश में, भारत जैसे आप देखते दोस्तों कि एजुकेटेड कंट्री के अंदर भी हमने एक तरीके से वोटिंग को सक्सेसफुल होते हुए देखा, डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होते हुए देखा। इट इज प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस। और यहां पर यह बात साबित हुई कि भैया जो भी देश है अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से चलेगा, अच्छे तरीके से चलेगा, तो वो डेमोक्रेसी को अपने यहां पर फ्लरिश करा सकते हैं या फिर डेमोक्रेसी को अपने यहां पर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर ना हम लोग अपने भारत के अंदर जो चेंज आता हुआ देखने को मिलता है हमें वोटिंग सिस्टम के अंदर, उसकी कहानी को एक एक कर हम लोग आपके सामने यहां पर रखना शुरू कर लेते हैं। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि दीज डेज वी हैव सीन एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कि अगर आप इलेक्शन देने जाते हैं तो हमें आज के टाइम पर कुछ इस तरीके से ईवीएम देखने को मिलता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, जिसके अंदर आपके सामने यहां पर आपकी पार्टी का सिंबल होगा जिसको आप वोट देना चाह रहे हैं, यहां पर पार्टी के मेंबर का नाम होगा और यहां पर आपको पी करके प्रेस करना होता है और उसके बाद फिर आपका वोट काउंट हो जाता है। बट देयर वॉज नो स्टार्टिंग लाइक दिस। शुरुआत के अंदर जो हमारे पहले इलेक्शन हुए थे ना उसके अंदर कहानी ऐसी नहीं थी। उस टाइम पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग बॉक्सेस को यूज करते थे जिसके ऊपर हर कैंडिडेट का नाम और उसका पार्टी का सिंबल होता था। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक पार्टी है, उसका वो जो कैंडिडेट है उसका नाम और उसका पार्टी का सिंबल। तो शुरुआती टाइम के अंदर जो हमारे इलेक्शन थे उसमें ऐसा ही था। यहां पर अंकल जी वोट देने के लिए आए हैं और हर पार्टी के लिए हमें अलग अलग बॉक्सेस देखने को मिलते हैं। आपको एक पर्ची, एक स्लिप दे दी जाएगी, आप जिसको वोट देना चाहते हो स्लिप पर आप स्टैंप लगाएंगे और उसके बाद उसको उस बॉक्स के अंदर क्या कर देंगे, आप रख देंगे। इस तरीके से शुरुआत में हमारे जो इलेक्शंस थे वो आपको होते हुए देखने को मिलते थे। अबाउट 20 लाख स्टील बॉक्सेस जो थे दोस्तों के हमें इस पर्पस के अंदर यूज होते हुए देखने को मिले थे, जो पंजाब के अंदर जो वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जो इलेक्शन करा रहे थे उनके जरिए दिया गया था। ईच बॉक्सेस हैड टू बी इट्स कैंडिडेट सिंबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो दोनों तरफ हमने क्या देखा था, जो कैंडिडेट्स थे उनके नाम को लिखा हुआ देखा था, है ना। और नेम ऑफ द कैंडिडेट्स जो थे वो उर्दू, हिंदी और पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस के अंदर लिखे जा रहे थे। अमंग द नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसके साथ साथ जिस इलाके का वो चुनाव हो रहा था उसका नाम भी लिखा जाता था और पोलिंग स्टेशन वगैरह भी उसके अंदर हमें देखने को मिलता था। The paper seal with the numerical description of a candidate signed by the presiding officer had to be inserted of the token frame and its window closed of the door। तो भैया जब भी आप इलेक्शन देने जाएंगे तो आपको एक पर्ची दी जाएगी, स्लिप दी जाएगी, आप उस पर स्टैंप लगाएंगे, जिसको वोट देना है आप उसके बक्से में डाल देंगे और उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, जब इलेक्शन होगी तो हर बॉक्सेस से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो पर्चीज है उनको गिन लेंगे। All this had to be done on a day of previous of and one fix the following to fix symbols and labels of boxes। कि भैया अपना इतने सारे बॉक्सेस का अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल था, तो इसके बदले क्या किया गया, उसके बदले ना हमने एक तरीके से ये लिस्ट निकाल दी। अब इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट या फिर एक पर्ची दी जाती है, जो लोग जिस पार्टी से खड़े होते थे उनका पार्टी का सिंबल हुआ करता था और उसके सामने उनका नाम होता था। आप इस पे जाके स्टैंप लगाएंगे, इसको मोड़ेंगे और एक ही बॉक्स है और उसमें डाल देंगे। फिर इसको खोला जाएगा, जिसका नाम पर होगा उनके सामने फिर हम क्या करते हैं, उसको गिन लिया करते थे। तो शुरुआत में अलग अलग बॉक्सेस थे, बाद में हमने क्या किया, एक ही पेज के ऊपर सारे कैंडिडेट्स के नाम डालने शुरू कर दिए और यहां पर उनके नाम और पार्टी सिंबल डाल दिए, लोग स्टैंप देते और सब चीजें। लेकिन धीरे धीरे ना फिर हमारे सामने हमने क्या है दोस्तों की चीजों को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। लेट 90s के अंदर हमने ईवीएम को लाना शुरू किया और साल 2004 से भारत के अंदर हम लोग भारत के हर एक इलेक्शन के अंदर, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे राज्यसभा का इलेक्शन हो, चाहे हमें दिखता है दोस्तों कि हमारे एमएलए या फिर असेंबलीज का इलेक्शन हो, हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर हमारे पंचायत के इलेक्शन हो या फिर यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन हो, वहां पर हमें इसी तरीके के ईवीएम्स का यूज होता हुआ देखने को मिलता है। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर हमारे सामने है और ये पिक्चर भारत के उस पॉलिटिकल सिनेरियो को डिपिक्ट करती है जो हमें उस टाइम पर देखने को मिलता था।
अगर आप ध्यान से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो एक तरीके से देख रहे हैं किस तरफ, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो देख रहे हैं इन लीडर्स की तरफ। यहां पर बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे हमें वल्लभ भाई पंत देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलता है मौलाना आजाद साहब हैं, हमें देखते हैं पंडित नेहरू हैं, सी राजगोपालाचारी हैं, बाबू जगजीवन राम है, मोरारजी देसाई हैं। तो बहुत सारी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, है ना। इसके अंदर हमें रफी अहमद किदवी साहब भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, ये रहे रफी अहमद किदवी साहब। अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख पाते हैं दोस्तों कि जो लोग हैं वो कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी है वो कांग्रेस पार्टी के नाम पर टिकट लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ा होने का मौका मिल गया सो दे कैन इजीली विन, है ना, वो आसानी से जीत सकते हैं। और इसीलिए यहां पर दिखाया गया है कि लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं मालिक हमको भी मौका दीजिए ना। तो यहां तक हमने आपके साथ जो हमारी पिक्चर रही है उसके जो पॉइंट्स रहे उसको देखा। हमारे सामने इस पिक्चर और इस बुक के अंदर कुछ और लोगों की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओरिजिनल नाम क्या है भैया? इनका नाम है अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद। स्कॉलर रही हैं, यानी कि बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे, इस्लाम पर बातें किया करते थे, फ्रीडम फाइटर रहे, देश की आजादी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और कांग्रेस के लीडर रही हैं। इन्होंने एक तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर फोकस किया था और इनका पूरा पूरा ये बोलना था कि हमें पार्टीशन नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर रहे थे और भारत के अंदर इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी मौलाना आजाद साहब को ही बनाया गया था, है ना। और बहुत बड़ी अचीवमेंट इनकी रही। इसी के साथ साथ हम लोग यहां पर देखते हैं दोस्तों कि हमारी बुक के अंदर अंबेडकर साहब की कोटेशन दी गई है, जो उन्होंने कहां पर बेटा, जो हमारा ये असेंबली का इलेक्शन है, जो हमारा हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है कि एक तरीके से जो स्पीच थी ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो डिलीवर की गई थी। और स्पीच के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये बोला गया है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सबसे ऊपर होगा और हमें क्या नहीं करना, हमें ना एक तरीके से हीरो वर्शिपिंग पर फोकस नहीं करना, हमें एक स्पेसिफिक आदमी की तरफ ध्यान नहीं देना। अगर हम लोग किसी एक लीडर को अपना आइडल बना देंगे तो हमारे लिए वो डिक्टेटरशिप की तरफ बन जाएगा। ये हमने अंबेडकर साहब के सामने यहाँ पर इस नोशन को आते हुए देखा। तो अभी तक तो हम लोग शुरुआत के जो हमारे ये पॉइंट्स रहे हैं उसको हम लोग एक एक कर डिस्कस करते हुए समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की क्या डेवलपमेंट्स होंगी इसको हम लोग एक एक कर यहां पर समझना शुरू कर लेते हैं। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं और आगे से हमारी जो कहानी होती है इसको हम लोग देखते चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, हम यहां पर देखते हैं द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। तो द रिजल्ट हमारा आता हुआ हमें देखने को मिलता है, इससे कोई भी शॉक में नहीं था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एक्सपेक्टेड टू विन। तो भैया कांग्रेस के जीतना तो तय था। द कांग्रेस पार्टी एज इट वॉज पॉपुलरली नोन एज हेड इनहेरिटेंट, कि कांग्रेस पार्टी को ना फायदा मिला था किस चीज का, उनकी लेगेसी थी। भैया कांग्रेस ने मेहनत करी थी भारत की आजादी में, और इसीलिए हम देखते हैं दोस्तों कि इट वाज द ओनली पार्टी देन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल स्पिरिट, कि भारत के अंदर हर जगह पर कांग्रेस के फॉलोअर्स थे, कांग्रेस के एक तरीके से वोटर्स थे, कांग्रेस के बहुत सारे फैन फॉलोइंग थी। एंड फाइनली इन जवाहरलाल नेहरू, और कांग्रेस के पास था एक बहुत जबरदस्त लीडर जिनको हम लोग पंडित नेहरू के नाम से जानते हैं। पंडित नेहरू हैड अ कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा है ना। हमें क्या देखने को मिलता है कि पंडित नेहरू वाज अ कैरिज्मेटिक लीडर। मतलब क्या है कि भैया लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला आदमी, इस तरीके से बात करने वाला आदमी, इस तरीके से बात करने वाले लीडर जिनको देखने के लिए पब्लिक सड़कों पर आती है ना, कि इतना जबरदस्त व्यक्तित्व का आदमी जिसको सुनने के लिए, देखने के लिए लोग आ रहे हैं, और इनके खड़े हो जाने से ही लाखों लाखों की भीड़ खड़ी हो जाती है। और पंडित नेहरू के खड़े होने पर कांग्रेस की जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो हमें होती हुई देखने को मिली। तो कांग्रेस पार्टी के पास आजादी का फायदा था, आजादी की लड़ाई में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। दूसरी बात थी कि पंडित नेहरू एक बहुत जबरदस्त लीडर कांग्रेस के साथ थे, जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। He led the Congress campaign and toured through this country। तो उन्होंने पूरे देश के अंदर कांग्रेस को लीड किया था पहले इलेक्शन और दूसरे तीसरे इलेक्शन में। When the final results were declared, the extent of victory of Congress did not surprise। तो जब रिजल्ट आया कोई भी सरप्राइज नहीं था, स्पेकुलेशन तो यही थी कि कांग्रेस ही जीतेगी। The party had won 364 सीट। तो उस टाइम पर हमारे यहां पर लोकसभा की 489 सीट थी, जिसमें से 364 अकेली सिर्फ कांग्रेस जीत गई थी। और उसी के साथ साथ आप देखिए दोस्तों कि कांग्रेस के सामने कोई बड़ी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं भाई। दूसरी कोई बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जिनके पास 16 सीट हैं। कांग्रेस 364 सीट्स पर मौजूद है, और वहीं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों के ऊपर मौजूद थी, जो ये बताता था कि भैया इलेक्शन के अंदर कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट था, कहां 364 और कहां 16, है ना। तो एक तरीके से हम देख पाते हैं दोस्तों कि कांग्रेस ने ना सबका सफाया कर दिया था और कांग्रेस के आगे कोई नहीं टिक पाया था।
दी कांग्रेस सिक्योर्ड या फिर स्कोर्ड बिग विक्ट्रीज इन दोज इलेक्शंस एज वेल, है ना। तो कांग्रेस के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो लोकसभा के इलेक्शंस थे वो तो कांग्रेस ने जीत ही लिए थे, उसी के साथ साथ भारत के अंदर उस टाइम पर स्टेट्स के इलेक्शंस भी होते थे, और इन स्टेट्स के इलेक्शंस को भी कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से जीता था। कांग्रेस ने 3 इलाकों के अंदर या फिर 3 स्टेट्स के अंदर अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाई पाई थी। पेपर में सवाल आता है कौन कौन से। त्रावंकोर, जिसे हम लोग आज का केरला कहते हैं, उसी के साथ साथ मद्रास और उड़ीसा, यहां पर कांग्रेस के पास मेजोरिटी थी नहीं, पहले इलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इन स्टेट्स के अंदर ना कांग्रेस क्या करती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अपने साथ मिला लेती है, और भारत के अंदर हर स्टेट हुई स्टेट गवर्नमेंट, और भारत के अंदर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी का डोमिनेंस है, और से हम लोग कांग्रेस देख रहे हैं, और कांग्रेस के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो रहा या फिर कोई भी उनको टक्कर देने वाला नहीं है। और उसी के साथ साथ अब ये एक्सपेक्ट हो गया है कि भैया कि अब भारत के अंदर पंडित नेहरू देश के लीडर होंगे। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें यहां पर आपकी बुक के अंदर एक मैप देखने का मौका मिलता है। इसके अंदर हम देखें दोस्तों तो पहला जो हमारा इलेक्शन है, इसके अंदर हम ये देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर हम लोग देख पाते हैं कि कांग्रेस जो है वो 364 सीट्स हासिल कर रही है। दूसरे इलेक्शन में कांग्रेस 371 सीट्स हासिल कर रही है। तीसरे इलेक्शन में कांग्रेस हमें दिखता है दोस्तों कि 361 सीट्स हासिल कर रही है। इसको ना मैंने आपके सामने टेबल के तौर पर पेश किया है, तो आपके लिए चीजें याद करना आसान हो जाएगा। कैसे? पहले इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, 364 सीट्स हैं आउट ऑफ 489, याद रखिएगा। फिर ऐसी कहानी, कांग्रेस ने अपने आप को अच्छा किया, 371 सीट्स आई अगले इलेक्शन में, और तीसरे इलेक्शन में भी 361, जो बहुत बड़ा नंबर है मेजोरिटी से। दूसरी जो बड़ी पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ सीपीआई है। पहले इलेक्शन में सीपीआई के 16 मेंबर्स जीतते हैं, फिर उसके बाद 27, और फिर उनके बाद 29 मेंबर्स इनके आते हुए देखने को मिलते हैं। ये हमने देखा, है ना। तो यहां पर इस टेबल के जरिए आपको चीजें याद रह सकती हैं, और इसके जरिए आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में भी आ सकती हैं। हाँ जी, तो कांग्रेस ने पहले वाले इलेक्शन में तो भैया सबका सफाया कर दिया। अब आगे की कहानी क्या होगी और आगे की डेवलपमेंट क्या होगी, उसे हम लोग यहां पर देखते हैं। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इफ वी लुक एट द इलेक्टोरल मैप ऑफ द प्रीवियस पेज, या फिर इस पेज पर ही हम देख लेते हैं, तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि कांग्रेस का भैया डोमिनेंस है, दबदबा है भैया कांग्रेस का। इन द सेकंड एंड थर्ड इलेक्शन 75 एंड 1962 रिस्पेक्टिवली, द कांग्रेस मेंटेन द सेम पोजीशन। तो 1957 और 62 के अंदर भी आने वाले जो 3 जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, 52 वाला इलेक्शन हुआ कांग्रेस जीती, 1957 वाला इलेक्शन हुआ कांग्रेस जीती, और यहां पर 62 के अंदर भी कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला। None of the opposition parties could win 1/10 of the number of seats। तो कोई भी पार्टी जो है, जो opposition parties थी, वो 1/10 जो सीट्स थी ना, वो भी आप देखते हैं दोस्तों कि नहीं जिता पाई by the Congress। In the state assembly elections, the Congress did not get majority in few cases। मगर कुछ स्टेट्स के अंदर ना कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी, लेकिन ज्यादातर भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि कांग्रेस ने ही शुरुआत के 15 सालों में भारत को संभाला था। ठीक है। The most significant case of it was in the केरला। तो केरला के अंदर 1957 के अंदर वहां पर सीपीआई की गवर्नमेंट बनती है, जिसे कांग्रेस हटवा देती है। क्या है उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस एक्सेप्शंस लाइक दिस, द कांग्रेस कंट्रोल नेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर हम केरला वाले इंसिडेंट को हटा दें, या फिर ये जो हमारा केरला स्टेट दिखता है जहां पर सीपीआई की गवर्नमेंट बनती है, इसको अगर आप इग्नोर कर दें, तो भैया पूरे भारत में सिर्फ हमें कांग्रेस पार्टी ही देखने को मिल रही है, और जो पूरे भारत को हमें संभालती हुई देखने को मिलती है। अच्छा, अब यहां से कुछ हमारे सामने आप देखते हैं दोस्तों कि हमें कुछ ऐसी बातें आएंगी जिसको देखकर ना आप सभी लोगों की कहानी थोड़ी सी खराब हो जाती है। जब भी हम मैथमेटिकल टर्म्स की बात करते हैं, या फिर जब भी हम लोग नंबर्स की बात करते हैं, हमारे जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं वो कहते हैं अब भैया 10वीं में मैथ छोड़ दिया था, दोबारा से आ गया। घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमें देखने का मौका मिलेगा। और क्या हम यहां पर देखेंगे कि जो ये कांग्रेस का डोमिनेंस अपन को देखने को मिलता है ना, इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त फिनोमेना है। और ये फिनोमेना क्या है, इसको हम लोग डिजिट्स के नंबर के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, The extent of victory of the Congress was artificially boosted by the electoral system। तो भारत का जो इलेक्शन सिस्टम था ना, इसकी वजह से भी कांग्रेस को फायदा हुआ था। कैसे, ये देखते हैं। The Congress won the 3 out of every 4 सीट के हर आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि 4 में से 3 सीट्स कांग्रेस जीत रही थी। बट इट डिड नॉट गेट इवन अ हाफ ऑफ द वोटर्स। मगर ऐसा नहीं था कि इनको 50% से भी ज्यादा लोगों ने वोट दिया हो। In 1952, for example, the Congress obtained only 45% of votes। तो कांग्रेस पार्टी को टोटल सिर्फ 45% वोट मिले थे, मगर फिर भी कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। ऐसा कैसे, ये हम लोग यहां पर समझेंगे। बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ सीट्स। दी सोशलिस्ट पार्टी, एक और पॉलिटिकल पार्टी भारत के अंदर है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट। सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे कांग्रेस के बाद, वो हमें सोशलिस्ट पार्टी को देखने को मिले थे, जिन्हें हम लोग 10% के आसपास आते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहां पर हम लोग अपने इस मैप को समझने की कोशिश करें, तो अगर आप ध्यान से देखें, हमें यहां पर देखने को मिलता है
कि कांग्रेस पार्टी 45% वोट्स को हासिल करती है, मगर उनकी सीट 74 हो जाते हैं, उनके 74 एमपीज जीत जाते हैं। वोट कम है मगर उनके मेंबर ज्यादा जीत गए हैं। और सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों सिर्फ सिर्फ 10% वोट्स हासिल करती है ना, और उनके पास कोई सीट भी नहीं है। ऐसा क्यों है, इसको हम लोग यहां पर एक एक कर देखना शुरू करते हैं कि आखिर भारत के अंदर ये सारा का सारा फिनोमेना है क्या। और इसके लिए ना आपको क्लास 11th के जो हमारे टॉपिक्स थे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। क्या हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसके पीछे हम देखते हैं दोस्तों कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसके अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट दिखता है जिसको हम लोग फर्स्ट पास दी पोस्ट मेथड के नाम से जानते हैं, या फिर जिसे हम लोग एफटी है ना, एफटीपीटी है ना बोलते हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट पास दी पोस्ट मेथड हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या होता हुआ देखने को मिलता है बेटा, इसके अंदर हमें ये चीज होती हुई देखने को मिलती है। ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें कि भैया मान लीजिए कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के अंदर ये जो हमारा फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है, इसका मतलब ये होता है कि सेकंड वाले से अगर आपने एक भी नंबर ज्यादा हासिल किया है या फिर एक भी वोट आपको ज्यादा मिला है तो आप विनर हैं। अब हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिले हैं, समझ पा रहे हैं आप। और वहीं अगर हम देखें कि एक पार्टी भी है जिनको 35% वोट मिले हैं और इनको 25% वोट मिले हैं। अगर हम 35 और 25 को कंबाइन कर दें तो हमारा क्या नंबर आया बेटा, 35 और 25 को कंबाइन कर दें तो हमारा 60%, यानी कि 60% लोगों ने तो कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, मगर फिर भी कांग्रेस जीत गई है, क्योंकि हमारे यहां पर एफटीपीपी हमारा जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये मौजूद है, जिसका मतलब है कि सेकंड वाले से आपका एक भी नंबर अगर ज्यादा है तो आप आराम से विनर बन जाते हैं, है ना। और इसीलिए आप देखते हो कि 40% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए हैं, मगर 60% लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं भी दिए हैं। तो इसीलिए कांग्रेस की जो हमें दिखता है दोस्तों कि जो वोटिंग की परसेंटेज थी वो कम थी, मगर इनके साथी जो जीत गए थे वो इस वजह से क्योंकि पिछले वालों से, दूसरी पार्टी से उनके ज्यादा थोड़े से वोट हमें देखने को मिले, है ना। तो विनर तो कांग्रेस बन गई है, मगर 60% लोगों ने आप देखा दोस्तों कि इनको वोट नहीं दिए थे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको यहां पर आपके सामने पेश किया। तो यही एक वजह हमें देखने को मिलती है दोस्तों कि भारत के अंदर हम देख पाते हैं कि जो कांग्रेस थी ना, वो एक तरीके से हमें इस तरीके से अपनी जो आर्टिफिशियल बूस्टअप था ना, वो कहीं ना कहीं उनको फायदे में मिल रहा था। इफ वी एड अप द वोट्स ऑफ नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स, कि अगर हम नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स के वोट्स को ऐड कर दें तो वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा होते हैं, बट द नॉन कांग्रेस वोटर्स वर डिवाइडेड, मगर जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे ये इकट्ठे नहीं लड़ रहे थे, इंडिविजुअली लड़ रहे थे, और इसीलिए इंडिविजुअली लड़ रहे थे, अकेले अकेले थे, तो इनके वोट्स अकेले अकेले गिने गए और कांग्रेस यहां पर हमें जीतती हुई देखने को मिली। और उस टाइम पर जो ओपोजिशन था वो उतना ज्यादा मैनेजेबल नहीं था, ओपोजिशन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो उसका बहुत बड़े तौर पर हम देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर हमें फायदा होता हुआ नहीं दिखता। तो कांग्रेस का जो शुरुआती अप्रोच रही थी उसको हमने यहां पर एक एक कर आपके सामने रख दिया है। अब हम बात करेंगे केरला के बारे में, और केरला की क्या कहानी है और केरला के अंदर किस किस तरीके की डेवलपमेंट्स होती हैं उसे हम लोग देखें। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि टाइम है सेकंड जनरल इलेक्शन का, जो 1957 के अंदर होता है। कांग्रेस पार्टी क्या करती है दोस्तों कि हार मिलने जा रही है, लो भैया अगले ही इलेक्शन के स्टेट इलेक्शन में केरला कांग्रेस से छीन जाता है। असेंबली इलेक्शन की यहां पर बात हो रही है और इसके अंदर ना जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या करती है दोस्तों, स्टेट के अंदर, केरला स्टेट के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। दी पार्टी हैड वन 60 आउट ऑफ 126 सीट्स। तो टोटल हमने क्या देखा बेटा कि यहां पर हम लोग इसको यहां पर देखते हैं, जैसे कि केरला का जो इलेक्शन हुआ है 1957 के अंदर, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि टोटल जो है वो 126 सीट्स हैं टोटल, ठीक है जी। अकेली जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो 60 सीटें जीत गई है, और गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको 65 सीट्स चाहिए, 65 एमएलएस चाहिए। हमें देखने को मिला जो ये सीपीआई थी ना, ये क्या करती है, ये 5 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को अपने साथ मिला लेती है। लो भैया इनके पास मेजोरिटी का नंबर हो गया, गवर्नमेंट बनाने के लिए 65 एमएलएस चाहिए और इनके पास 65 एमएलएस हैं। और अब भारत के अंदर 1957 में केरला के अंदर एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, और इसके अंदर ईएमएस नंबूदिरीपाद जो है वो क्या करेंगे, वो एक तरीके से यहाँ के लीडर बनाए जाएंगे या फिर एमपी बनते हुए, सॉरी यहाँ के हमारे सीएम बनते हुए दिखते हैं, है ना। तो पार्टी ने क्या किया दोस्तों कि हमें देखा कि 60 वोट्स इनके पास थे, 5 इन्होंने बाहर से उठा लिए, और अब यहां पर जो गवर्नर साहब हैं वो क्या करते हैं, ईएमएस नंबूदिरीपाद को गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका देते हैं। और दुनिया के अंदर आप देखें दोस्तों कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एक जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट लोग क्या होते हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर यकीन नहीं करते। अब ये कितनी ही अजीब विडंबना है, हाउ शॉकिंग एंड हाउ आयरोनिकली दिस सिचुएशन इज। हमें देखने को मिलता है कि एक तरीके से जो कम्युनिस्ट लोग थे ये भारत की डेमोक्रेसी के अंदर मौजूद थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भाग लेते हैं, और अब एक डेमोक्रेटिक नेचर के अंदर, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की हमें फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिलती है। ऑन लूजिंग द स्टेट इलेक्शन जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे ना उनको आ गया गुस्सा, और इन लोगों ने
शुरू किया केरला के अंदर लिबरेशन स्ट्रगल। लिबरेशन स्ट्रगल का मतलब क्या है कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट है ना उसकी गलतियों को बताना शुरू किया। जो कम्युनिस्ट पार्टी है हैड कम टू पावर, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया था, बहुत सारे प्रोमिसेस बोले थे कि अगर हम जीत गए तो हम लोग इनको प्रॉमिस करेंगे। और स्पेसिफिकली इन्होंने क्या किया था बेटा कि जो हमारे विलेजर्स थे और जो उसी के साथ साथ हमारे हमको फार्मर्स देखते हैं और जो लेबर्स देखते हैं उनकी अपलिफ्टमेंट की बात करी थी। द कम्युनिस्ट पार्टी क्लेम दैट द एजिटेशन वाज लेड बाय वेस्ट। तो कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स थे वो लोग सड़कों पर आते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं सीपीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ और बोलते हैं कि भैया सीपीआई गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है और जो प्रोमिसेस उन्होंने किए हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं है। अभी देश के अंदर और स्टेट के अंदर आप देखते हैं दोस्तों इसी तरीके की सिचुएशन थी और 1959 का टाइम आ जाता है। कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों कि एक तरीके से ना ये साबित करवा देती है कि भैया ये जो केरला था, यहां पर देखा जाता है कि केरला के अंदर ये जो सीपीआई की गवर्नमेंट है ना वो एक तरीके से क्या है दोस्तों कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रही है। और अब यहां पर आर्टिकल 356 को यूज किया जाता है। आर्टिकल 356 का मतलब क्या है? आर्टिकल 356 भारत के प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि अगर किसी भी स्टेट के अंदर यह साबित हो जाए कि वहां पर अगर कोई काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रहा है तो वो वहां की स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको हटा सकता है। और उस स्टेट की गवर्नमेंट को हटाकर क्या किया जाएगा दोस्तों कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। और भारत में ऐसा 1959 में हम लोग देखते हैं कि एक तरीके से डिसीजन प्रूव्ड वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, कि जब ये डिसीजन आया तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ और एक तरीके से ये माना गया कि दोस्तों कि अब ना पहली बार हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी पावर यानी कि जो प्रेसिडेंशियल पावर है उसका मिसयूज कर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया। तो 1957 में ये सीपीआई गवर्नमेंट बनती है, 2 साल ही चलती है और 1959 के अंदर हमें दिखता है दोस्तों कि ईएमएस नंबूदिरीपाद को हटा दिया जाता है। ईएमएस नंबूदिरीपाद अपने फॉलोअर्स के साथ यहाँ पर सड़कों पर खड़े हैं और एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट हमारे साथ गलत कर दिया, हमारी गवर्नमेंट को गिरा दिया कांग्रेस ने। अब आगे के जो हमारे पॉइंट्स आते हैं ना उनको हम लोग एक एक कर आपके सामने देखना शुरू करते हैं और आगे की जो हमारी कहानी आती है उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या अगर हम देखें कि जो कांग्रेस पार्टी था, कांग्रेस पार्टी का नेचर क्या था, है ना सर? नेचर तो मुझे उनका पसंद है। अरे मेरे भाई यहां पर उस नेचर की बात नहीं हो रही है मेरे नोटी बॉय, ध्यान से फोकस करते हैं। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस क्या है कि कांग्रेस का आखिर नेचर किस तरीके से था और कांग्रेस किस तरीके से हमें जीतते हुए देखने को मिलती लगी थी उसे हम लोग समझते हैं। इंडिया इज नॉट दी ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। भारत में ही सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस दुनिया के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अगर हम दुनिया भर के अंदर मैप को देखें तो हमें देखने को मिलेगा दोस्तों कि दुनिया भर के बहुत सारे देशों में हमें वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिल जाता है। बट अगर हम देखें दोस्तों कि जो इंडिया का वन पार्टी सिस्टम है वो दूसरी कंट्रीज के वन पार्टी सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंस भी है। जैसे इन रेस्ट ऑफ द केसेस ऑफ डोमिनेशन या फिर डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इंश्योर बाय द डेमोक्रेसी। तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जहां पर वन पार्टी सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया वहां पर डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज किया गया। जैसे अगर हम देखें चाइना की अगर हम बात करते हैं, है ना, यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, चाइना की अगर हम बात करते हैं, क्यूबा की अगर हम बात करते हैं, सीरिया की अगर हम बात करते हैं, यहां का कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि यहां पर सिर्फ वन सिंगल पार्टी ही होगी। लो भैया, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल रहा है कि यहां पर सिर्फ एक सिंगल पार्टी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बोल रहा है कि देश के अंदर सिर्फ एक सिंगल पार्टी होगी। तो ये क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वहां पर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, लीजिए भैया ये सारी पार्टियां हैं, जिसको आपको चुनना है वो चुन लीजिए। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि चाइना हुआ, क्यूबा हुआ, सीरिया हुआ, यहां पर सिर्फ हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि भैया सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, जो डेमोक्रेटिक अप्रोच तो बिल्कुल नहीं है। वहीं कुछ और कंट्रीज में हमें यह देखने को मिलता है दोस्तों कि वहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक तरीके से कि मिलिट्री ही, जो देश की आर्मी है, वो क्या करती है दोस्तों कि देश की आर्मी सिर्फ एक पार्टी को आगे बढ़ाती है। जैसे म्यांमार की बात करें, बेलारूस की बात करें, इजिप्ट की बात करें या फिर हमें एंटीगा की बात करें, इन कंट्रीज के अंदर हमें दिखता है कि वहां की जो आर्मीज हैं वो क्या करती हैं, एक तरीके से सिर्फ एक ही पार्टी को पसंद करती हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं। क्या भारत में ऐसा हो रहा था? नहीं, भारत में तो ऐसा नहीं था। उसी के साथ साथ अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि कुछ सालों पहले तक मैक्सिको की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मैक्सिको की बात करें तो 1929 से लेकर 2018 तक की बात करते हैं, तो यहां पर है ना एक पॉलिटिकल पार्टी का ही हमें लगभग 60 सालों तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी बार बार जीतती हुई आ रही थी। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो यहां पर भी 2017 से 2024 तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी रही थी। ताइवान के अंदर भी कुछ ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिलती है ना। आप देखते हो कि कुछ इसी तरीके की सिचुएशन हमें इन अलग अलग कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती है। What distinguished the dominance of Congress party in India from all the cases was it happened under democratic condition। तो भारत के अंदर
जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था वो बिल्कुल ही लेजिटिमेट था, वो बिल्कुल ही सही था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से देश के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया था। हमारे यहाँ पर इलेक्शंस बिल्कुल फेयर एंड फ्री हुए थे। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया था, हमारे देश के अंदर आर्मी ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया था। कांग्रेस अपने आप की जो लेगेसी थी उसी से जीतती हुई आती हुई देखने को मिल रही थी। मैनी पार्टी कंटेस्टेड, भारत के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन लिया था, फ्री और फेयर इलेक्शन हमें होता हुआ दिखा था। और इवन जो लोग हारे थे ना, उन्होंने बोला था कि भैया इलेक्शंस बिल्कुल सही हुए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। दिस वॉज सिमिलर टू द डोमिनेंस। और यहां पर अगर हम देखेंगे जो भारत की कहानी है वो कहीं ना कहीं जुड़ जाती है किसके साथ, साउथ अफ्रीका की स्टोरी के साथ। तो साउथ अफ्रीका के अंदर भी ब्रिटिशर्स का कब्जा था और साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिलती है 1994 में। और साउथ अफ्रीका के अंदर भी हमें वहां पर एक कांग्रेस पार्टी बनती हुई दिखती है, जिसको हम लोग साउथ अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। जैसे इंडिया के अंदर हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर भी साउथ अफ्रीका कांग्रेस को स्टैब्लिश किया जाता है। और साउथ अफ्रीका जो कांग्रेस है वो हमें 1994 से बहुत लंबे टाइम तक आप देखते हैं दोस्तों कि हमें जीतते हुए देखने को मिलती है। और यहां पर जो ये साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी वो आर्पाथाइड यानी कि जो और आपको कलर के नाम पर डिफरेंसेस होते हुए दिखते हैं ना, उनको तोड़ती हुई या फिर रोकती हुई आती हुई देखने को मिल रही थी। अब हमारा जो ये कांग्रेस का पूरा नेचर और स्ट्रक्चर रहा था, इसको हम लोग और अच्छे तरीके से यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। द रूट्स ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। भारत को आजादी दिलाई थी कांग्रेस ने, इसी का फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस वॉज सीन द इनहेरिटर ऑफ नेशनल मूवमेंट, के भारत की आजादी को संभाला ही कांग्रेस ने, तो इसी का उत्तराधिकारी कांग्रेस को माना गया। मैनी लीडर्स हु वर इन द फोरफ्रंट, कि भैया जो भारत के अंदर कांग्रेस के नाम पर इलेक्शंस लड़ रहे थे वो हमारे कैंडिडेट जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। अब भाई इन लीडर्स के बारे में सब लोग जानते थे, ये तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे और अब ये भारत के अंदर कांग्रेस के नाम पर लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। कौन नहीं देगा इनको वोट, है ना। तो बड़ी संख्या में लोग इनके दीवाने थे। दी कांग्रेस पार्टी वॉज ऑलरेडी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी, भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था। और उस टाइम पर आप देखें तो उसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो चीजें सोचती थी ना, कांग्रेस उस सो को कर कर इंप्लीमेंट भी कर चुकी होती थी। और कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत मजबूत था। इनफैक्ट मैनी पॉलिटिकल पार्टीज वर फॉर्म्ड ओनली अराउंड इंडिपेंडेंस, की बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आजादी के आसपास ही बनी है। मगर कांग्रेस पार्टी को दोस्तों फर्स्ट मूवर एडवांटेज देखने को मिलती है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है कि वो सबसे पुरानी पार्टी थी, तो उनकी स्टैब्लिशमेंट बहुत बड़ी हो गई थी, उनके पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो गया था और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ना बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के टाइम तक अगर हम देखें, कांग्रेस पूरे भारत के अंदर छा चुकी है और कांग्रेस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो इनका नेटवर्क है वो पूरे भारत में है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ कांग्रेस वॉज स्टिल रिसेंटली अ नेशनल मूवमेंट। तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो देश की आजादी में खड़े होने का होता है और उसी के साथ साथ जो इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था ना वो उनके डोमिनेंस का। तो कांग्रेस हर किसी को अपने साथ लेती हुई चल रही है, सब लोगों को साथ जोड़ती हुई चल रही है। और कांग्रेस का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो भारत के हर एक इलाके में आपको देखने को मिलेगा, वेदर यू आर इन नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। कांग्रेस के सपोर्टर्स मौजूद हैं, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मौजूद है, कांग्रेस के स्टेट गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं, जो कांग्रेस को अपलिफ्ट कराने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और हमारे जो आगे के पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग एक एक कर यहां पर देखना शुरू करते हैं। क्या हम देखते हैं कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। आप लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर 10th के अंदर कांग्रेस के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। कांग्रेस की स्टार्टिंग होती है 1885 में एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर, यानी कि शुरुआत में जो कांग्रेस पार्टी बनी थी वो ब्रिटिशर्स पर थोड़ा बहुत प्रेशर बनाने के लिए थी। इसमें सारे के सारे एजुकेटेड और प्रोफेशनल लोग हुआ करते थे जो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शहरों से आते हुए दिखते थे। तो शुरुआत की जो कांग्रेस पार्टी है उसका फोटो आपके सामने है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सारे शहरों में रहने वाले भारत के बाबू लोग हैं और इन लोगों के पास एजुकेशन है, ये लोग एलीट हैं यानी कि अमीर लोग हैं और एक तरीके से ये क्या करते हैं, ये इंग्लिश भाषा को बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे ना कांग्रेस के अंदर हमें क्या होता है दोस्तों कि कांग्रेस के अंदर हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखता है और कांग्रेस एक एलीट पार्टी से एक मास पॉलिटिकल पार्टी बनती है। यहां पर मासेस जुड़ना शुरू होते हैं, यानी कि जो आम पब्लिक है वो जुड़ना शुरू होती है। दस द कांग्रेस बिगिन एज अ पार्टी डोमिनेटेड इन इंग्लिश। तो शुरुआत में जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग लोग हुआ करते थे, वो अपर कास्ट के थे, वो अपर मिडिल क्लास के थे। लेकिन कांग्रेस का ये जो अर्बन, जो शहरों के रहने वाले लोग थे, अर्बन एलीट का मतलब शहरों के अंदर जो रहने वाले अमीर लोग हैं, उनको हटाकर कांग्रेस में अब बदलाव आता है। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है 1930 के आसपास और ये स्पेसिफिक टाइम है जब कांग्रेस अपने आप को पूरे तौर पर बदल चुकी है और कांग्रेस ने बोला है कि भैया हम सबको अपने साथ शामिल कर रहे हैं।
किन किन को शामिल कर रहे हैं? कांग्रेस बोलती है कि हमारे यहां पर पीजेंट्स यानी कि किसान भी होंगे, हमारे यहां पर फैक्ट्रियों के मालिक भी होंगे, शहर के रहने वाले लोग भी होंगे, गांव के रहने वाले लोग भी होंगे, मजदूर भी होंगे, उसी के साथ साथ हमारे यहां पर मिडिल क्लास लोग भी होंगे और लोअर मिडिल क्लास लोग भी होंगे, अपर मिडिल क्लास लोग भी होंगे, और सोसाइटी का हर एक ग्रुप कांग्रेस के अंदर हमें शामिल दिखता था। ये सारे के सारे वो लोग थे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें कि इनमें से बहुत सारे लोगों के आपस में भी फड्डे हुआ करते थे या फिर झगड़े हुआ करते थे। जैसे जो हमारे फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स थे, उनका यहां पे क्या था दोस्तों कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे ना, उनके साथ झगड़े चला करते थे, मगर फिर भी वो कांग्रेस में शामिल थे। ऐसे ही जो हमारे पीजेंट्स थे और जो फार्मर्स थे के मालिक थे ना, उनके बीच में भी झगड़े थे, लेकिन कांग्रेस ने सबको एकोमोडेट कर लिया था। चाहे शहरों में रहने वाले हों, अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर कास्ट हो, हर क्लास, हर कास्ट, हर रिलीजन, हर सोसाइटी के ग्रुप को रख लिया था। और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि कांग्रेस ने ना अपना जो स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा किया, कि शुरुआत में जो कांग्रेस पार्टी एलीट पढ़े लिखों की क्लास थी, वो अब अपने आप को जोड़ रही है और लोगों के साथ, और भारत के अंदर जो हमारे मासेस हैं, यानी कि जो भारत के अंदर हमारी मास पॉपुलेशन है, जो बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन है, उनको साथ कर रही है। और अब कांग्रेस के अंदर ना ज्यादातर हमारे एग्रीकल्चर लीडर्स हैं वो आते हुए दिखते हैं, किसान लीडर्स आते हुए देखने को मिलते हैं। सरदार पटेल का नाम सुना है, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक हमारे लीडर ही थे जो हमें कहां से आते हुए दिखते हैं, किसान लीडर थे, वकील थे, लेकिन किसानों के रिप्रेजेंटेशन करते थे, और उसके बाद ही फिर वो कांग्रेस के अंदर शामिल होते हैं। तो कांग्रेस ने ना अपना पूरा का पूरा होराइजन ही चेंज कर दिया और अपने आप को अडॉप्ट किया। विद टाइम कांग्रेस अंडरस्टैंड्स कि भैया हमें सबको साथ लेते हुए चलना होगा। By the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow-like coalition। तो भैया कांग्रेस बन गई एक ऐसी पार्टी जिसमें सब शामिल हैं। रेनबो लाइक कोलिशन का मतलब क्या है कि एक रेनबो है, एक छाता जिसमें अलग अलग वो होती हैं हिस्से। तो कांग्रेस एक ऐसा ग्रुप बन गया था जिसमें हमें भारत की हर एक डाइवर्सिफिकेशन, हमें हर क्लास, हर कास्ट, हर रिलीजन, हर लैंग्वेज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोग थे वो कांग्रेस के अंदर दिखते थे। Many of these groups merged their identity with the Congress. Often they did not कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद द कांग्रेस एज ग्रुप एज इंडिविजुअल। तो बहुत सारे जो लोग थे जो अलग अलग सोच रखा करते थे ना, उन्होंने कांग्रेस के साथ ही रहने में खुशी समझी, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस के अंदर उनकी अप्रोचों को रखा जाता। कांग्रेस के अंदर वर्किंग क्लास है, अपर कास्ट है, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, तमिल लोग हैं, हमारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं दोस्तों के जो राइट विंग्स हैं, मॉडरेट हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, पैसिफिस्ट हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, है ना, हिंदी भाषा बोलते हैं। इन सभी अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोगों को भी कांग्रेस ने अपने अंदर रखा। अब ये लोग होते क्या है, आपके सामने मैंने यहाँ पर बहुत सारी वर्ड्स शुरू किए हैं, इनको हम लोग देखें। देखो कांग्रेस ने सबसे पहली बात क्या करी बेटा, कांग्रेस ने जो सबसे पहली अप्रोच हमारे सामने रखी है कि उसने सोसाइटी के अंदर मौजूद जितने भी हमारे क्या थे बेटा कि एक तरीके से ग्रुप था उनको रखा, रिच, पुअर, विलेज, सिटी, उसी के साथ साथ हर क्लास के जो लोग थे, है ना, उनको रखना शुरू किया, उसी के साथ साथ हर कास्ट के लोगों को उन्होंने रखना शुरू किया। तो इन सारी बातों को हम लोग देख चुके हैं। लेकिन देखिए हमारे पास ना अलग अलग सोच के लोग भी होते हैं और अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग भी होते हैं, और भारत के अंदर भी हमारे पास ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग थे, और इन सारे आइडियोलॉजीज को ना कांग्रेस ने अपने अंदर एक्वायर करा हुआ था। डिफरेंट आइडियोलॉजीज कौन है, एक एक कर देखते हैं। कांग्रेस के अंदर रेवोल्यूशनरी भी थे भाई। रेवोल्यूशनरी कौन है, जो बात करते हैं कि भैया हम लड़कर लेंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी। हमारे यहां पर पैसिफिस्ट लोग भी थे। पैसिफिस्ट लोग क्या है दोस्तों कि जो एक तरीके से बात करते हैं कि हम प्यार मोहब्बत से बात करेंगे और गांधी जी की जो अप्रोच होती है उसको फॉलो करेंगे। कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स का मानना यह है कि जिनका मानना है कि जो पुराना तरीका था फॉलो करने का, चेंज करने का, वही सही है और एकदम से चेंज मत लाओ, ये भी कांग्रेस में शामिल थे। ऐसे ही रेडिकल जो है, रेडिकल लोगों का मानना क्या है दोस्तों कि सोसाइटी के अंदर एकदम चेंज आए और गरीबों की जिंदगी को बेहतर किया जाए, ये भी कांग्रेस के अंदर शामिल थे। कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट भी थे। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है दोस्तों कि एक तरीके से जो रिलीजन को अपने टॉप रखते हैं और उसी के हिसाब से चीजें कराना चाहते हैं, ये भी शामिल थे। उसी के साथ साथ मॉडरेट, मॉडरेट लोग वो हैं दोस्तों कि एक तरीके से सोसाइटी के अंदर बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो भी कांग्रेस में शामिल थे। राइट विंगर्स थे। राइट विंगर्स का मतलब क्या है दोस्तों कि ऐसे लोग जो हमें एक तरीके से दिखते हैं, जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन हो ना वो कम से कम हो और मार्केट ओपन रहे, और एक तरीके से कैपिटलिज्म को ये लोग फोकस करते हैं। लेफ्टिस्ट थे। लेफ्टिस्ट का मतलब है कि जो कम्युनिस्ट लोग थे वो भी हमें दिखते हैं, जिनका मानना है कि गवर्नमेंट देश को संभाले और एक तरीके से क्या करे, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट करे, सोशल वर्क कराए। और सेंट्रिस्ट लोग थे जो दोनों तरीके की अप्रोच यानी कि राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों को लेकर चल रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी भैया जो सबको अपने साथ जोड़े हुए चल रही थी, जिसके अंदर हर सोसाइटी का आदमी चाहे किसी भी ग्रुप का हो, वो हमें कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा था, और बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस अपने आप को हमें आगे बढ़ाते हुए देखने को मिल रही थी। आगे की अगर हम लोग अपने एक एक कर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है, हम बातें हैं दी कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट और इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी उस टाइम पर कांग्रेस के अंदर ही रहा करती थी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस के अंदर ही चुपचाप काम किया करती थी।
प्री इंडिपेंडेंस डेज यानी कि आजादी से पहले बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, कांग्रेस ने उनसे बोला हुआ था कि आप बाहर क्यों हैं, आप हमारे यहां पर हमारी पार्टी के अंदर रहिए, आप अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना। सम ऑफ दीज लाइक द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और ऐसी ही पार्टी जिसे हम लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, जो शुरुआत में कांग्रेस के साथ थी 1934 के अंदर, इसे कांग्रेस के अंदर ही बनाया गया था, बाद में ये 1949 के आसपास कांग्रेस से अलग हो जाती है ना। ये शुरुआत में कांग्रेस के अंदर ही थी। और ऐसे ही दोस्तों हमें कुछ और भी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं जो शुरुआत से आजादी के टाइम पर कांग्रेस, तो बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस से निकली, अलग अलग थॉट प्रोसेस के जो लोग थे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग कांग्रेस के अंदर शामिल थे, और कांग्रेस सबको अपने साथ जोड़ती हुई लेती हुई चलने को मिल रही है। अब हमें यहां पर देखने को मिलता है क्या, हमें यहां पर कुछ और बड़े जो हमारे कुछ फिगर्स हैं उनके बारे में जानने का मौका मिल जाता है, और उनको हम लोग एक एक कर यहां पर देखें। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि बाबा साहब अंबेडकर की बात की जा रही है। एंटी कास्ट मूवमेंट इन्होंने किया था, दलितों के साथ जो इनजस्टिस होता था उसकी इन्होंने बात की थी। एक बहुत बड़े स्कॉलर रही हैं, इंटेलेक्चुअल रही हैं। भारत के अंदर आप देखते दोस्तों कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को उन्होंने बनाया है, और इन्होंने बनाया है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इसी के साथ साथ ये बात करते हैं दोस्तों कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को भी फॉर्मेट करते हैं। ये इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि जो हमारी गोलमेज सम्मेलन था या फिर जो राउंड टेबल मीटिंग थी, उन तीनों राउंड टेबल मीटिंग्स को लंदन में जाके इन्होंने संभाला था, हमारे अंबेडकर साहब ने। ये इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी मेंबर थे। नेहरू की जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके अंदर इनको क्या किया गया था दोस्तों कि इनको हम लोग देखते हैं कि एक तरीके से लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया था। तो बहुत विजनरी और बहुत जबरदस्त, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भी अंबेडकर साहब को कहा जाता है। राजकुमारी अमृति कौन है ना, राजकुमारी अमृत कौर एक तरीके से गांधीयन है ना, गांधी जी की फिलॉसफी को मानती हैं, फ्रीडम फाइटर रही हैं, एक फैमिली से आती हैं, रॉयल फैमिली से, और आपको दिखता है दोस्तों कि क्रिश्चियन है बाय इनकी मदर की साइड से, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इनकी मेंबरशिप हुआ करती थी, और ये फर्स्ट एक तरीके से मिनिस्टर थी जो एक फीमेल थी, है ना, और ये हेल्थ मिनिस्ट्री संभाला करती थी 1957 में भारत की हेल्थ को संभालने की जिम्मेदारी राजकुमारी अमृत्य कौर को थी। हमारे यहाँ पर रफी अहमद किदवई साहब भी हैं, ये कांग्रेस के लीडर हैं, यूपी से आते हैं, और 1937 से 46 तक ये मिनिस्टर रहे थे भारत के बड़े लेवल पर। भारत के अंदर जो पहली गवर्नमेंट बनती है उसके अंदर ये कम्युनिकेशन और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए थे, रफी अहमद किदवई साहब, जो हमारे यूपी से आ रहे हैं। तो अब तक कांग्रेस का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और उसकी जो पूरी की पूरी अप्रोच थी उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने देख चुके हैं, और इसकी सारी की सारी बातों को हम लोग समझ चुके हैं। तो भैया अब हमारी इस क्लास के जो हमारे बच्चे कुछ टॉपिक्स हो रहे हैं ना, उनकी तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की क्या एस्टेब्लिशमेंट है, कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती है, वो हमने देख लिया। अब आगे के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस जो है बेटा वो एक तरीके से हमें इवॉल्व होती हुई दिखी 1885 में, एओ ह्यूम ने उसे बनाया, और शुरुआत में इसके अंदर हमें पढ़े लिखे लोग ही देखने को मिलते थे, और धीरे धीरे हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे पॉइंट्स तो हमारे हमने यहाँ तक पढ़ ही लिए हैं। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों कि हम ना अपने इन पॉइंट से आपको आगे लेते हुए चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपने, हाँ, एक जो हमारा टॉपिक आएगा कांगिया कांगिया कांगिया, हाँ, ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या हमारे सामने की कांग्रेस के अंदर ना एक और अप्रोच जिसे हम लोग टॉलरेंस के नाम से जानते हैं, और कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत तगड़ा है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्या कोलिशन जो है, लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रगल। कोलिशन का मतलब क्या कि कांग्रेस एक ऐसा ग्रुप था, है ना, एक ऐसा ग्रुप था जिसमें हमें अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग और अलग अलग सोसाइटी के लोग दिख रहे थे, अलग अलग आइडियोलॉजीज को मानने वाले, और अलग अलग जो ग्रुप से आते हैं, जो अमीर गरीब सब लोग कांग्रेस के अंदर शामिल थे। फर्स्टली अ कोलिशन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट, तो कांग्रेस सबको अपने साथ शामिल कर रही थी। कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर हॉलमार्क्स ऑफ द कोलिशन, कि एक तरीके से कांग्रेस सबको अपने साथ रख रही थी और सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये पॉइंट हमने यहां पर देखा। सेकेंडली, इन अ कोलिशन देयर इज अ ग्रेटर टॉलरेंस, कि कोलिशन जब भी होता है, जब कोई ऐसा ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो वहां पर चीजों को टॉलरेट किया जाता है, और जो डिफरेंसेस होते हैं और जो उनकी बातें होती हैं अलग अलग लोगों की और अलग अलग लीडर्स की, उनकी बात को एकोमोडेट या फिर सुना जाता है। सिंस कांग्रेस फॉलोड द अबव आइडियोलॉजी, कि कांग्रेस के अंदर क्या था दोस्तों कि एक तरीके से ना एक ऐसी जरूरत थी कांग्रेस के अंदर कि वो क्या करती दोस्तों कि वो सारे ग्रुप के लोगों को एक तरीके से एक अच्छा स्टेज, तो कांग्रेस पार्टी क्या थी, कांग्रेस वाज लाइक अ स्टेज, कि भैया आप कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाओ, अगर आप रेवोल्यूशनरी हैं कांग्रेस में शामिल हो, अगर आप मॉडेस्ट हैं कांग्रेस में शामिल हो, अगर आप एक तरीके से पेसिमिस्ट हैं कांग्रेस के अंदर शामिल हो, आप अपनी बातें कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के लीडर्स के सामने रखो, कांग्रेस आपको स्टेज देती है अपनी बातें रखने की, और एक तरीके से
अगर आपकी बातें सही होंगी तो कांग्रेस उसको इंप्लीमेंट भी करेगी। बहुत सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर खुश नहीं थे, है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि वो कांग्रेस के अंदर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक तरीके से ना कांग्रेस के अंदर उनकी बातों को सुनने की अवेलेबिलिटी है। कांग्रेस कभी ना कभी लीडर्स जो है उनकी बातों को सुन लेते हैं, और बाहर जाकर एक ऑपोजिशन को खड़ा करना, कांग्रेस के बाहर जाकर एक नई पार्टी को बनाना बिल्कुल भी फायदेमंद बात यहां पर आती हुई नहीं दिखती है। ग्रुप्स इनसाइड पार्टी आर कॉल्ड फ्रैक्शन। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे, जो लोगों ने अपने बनाए हुए थे, उसे हम लोग फ्रैक्शन कह रहे हैं। और उसी के साथ साथ द कोलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड इन फैक्ट इंकरेज्ड वेरियस फैक्ट। कांग्रेस पार्टी के अंदर ना हमें देखने को मिलता है कि जो सबको वो शामिल करते जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर हमें, या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बटी हुई देखने को मिल जाती है, जिससे बाद में हम लोग बहुत सारी नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बनते हुए देखते हैं। सिस्टम ऑफ फैक्शन फंक्शनड एज बैलेंसिंग मशीनरी विद इन दी रूलिंग पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ने सबको अपने साथ जोड़ा हुआ था, और ये जो अलग अलग सोच के लोग थे, इनके छोटे छोटे ग्रुप्स कांग्रेस के अंदर ही बन चुके थे, और बाद में ये कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टीज को बनाते हैं। कांग्रेस एक्टेड बोथ एज अ रूलिंग पार्टी एज वेल एज दी ओपोजिशन। तो कांग्रेस के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता था दोस्तों कि कांग्रेस के अंदर तो सारे के सारे वो थे जो हार्डकोर कांग्रेस के सपोर्टर्स थे, वहीं वो भी थे कांग्रेस के अंदर जो एक तरीके से कांग्रेस के अंदर शामिल तो थे, मगर उनकी डिफरेंट अप्रोच थी। जैसे सोशलिस्ट लोग भी कांग्रेस में थे, कम्युनिस्ट लोग भी कांग्रेस में थे, ऐसे ही हमें दिखता है कि मॉडरेट लोग भी कांग्रेस में। तो कांग्रेस को अपोज करने वाले भी कांग्रेस के अंदर ही शामिल थे। और इसीलिए अगर आप देखें दोस्तों, इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी क्लास के अंदर जो हमने शुरुआत में अपना फोटो देखा था, अगर आप देखें, जिसके अंदर हमने पंडित नेहरू को देखा था, है ना, हमने क्या देखा था बेटा, अगर आपको याद होगा कि हमने क्लास के शुरुआत में देखा था कि कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के सपोर्टर्स थे, और कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के अपोजिशन वाले लोग भी मौजूद थे, जो डिफरेंट ग्रुप्स के थे, जिनका मानना था कि भैया कांग्रेस के अंदर उनके ग्रुप्स के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, तो वो लोग कांग्रेस की गलतियों को अपोज भी करते थे, और ये चीज हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग इसे पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें, अगर हम लोग इसको अपने पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इसको लेकर ना एक टर्म यूज की जाती है, जिसको हम लोग कांग्रेस सिस्टम के नाम से जानते हैं, है ना। हमें क्या देखने को मिला दोस्तों कि क्योंकि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहा है, इसे हम लोग कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। कांग्रेस सिस्टम का मतलब कि कांग्रेस का डोमिनेंस, पहले इलेक्शन में, दूसरे इलेक्शन में, और तीसरे जनरल इलेक्शन में, इसी को हम लोग कांग्रेस का एक तरीके से डोमिनेंस बुलाते हैं, जो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं साबित किया है। Some of the diverse opposition parties had come into the beginning even before the first। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज 52 के इलेक्शन से पहले भी मौजूद थी। All these opposition parties succeeded in gaining only a token of representation। मगर उनको इलेक्शन के अंदर बहुत कम ही वोटिंग मिलती थी, चाहे स्टेट की बात हो या फिर हमारे लोकसभा के इलेक्शन की बात हो। Their pressure played a crucial role। हालांकि उनका होना भारत की एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर हमारे पास अगर क्या नहीं होता दोस्तों, कि अगर हमारे पास एक तरीके से ऑपोजिशन नहीं होता, तो वो भारत की हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हमें एक अच्छा सूचक नहीं दिखता। अब सबसे पहले हमारे प्यारे भारत के अंदर जो हमारी डिफरेंट ओपोजिशन पार्टीज आती हैं, और उनके स्ट्रक्चर के बनने की जो कहानी है, उनको हम लोग एक एक कर आपके सामने यहाँ पर रखना शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें हमारे प्यारे भारत को, अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो हम यहां देख पाते हैं कि भारत के अंदर ना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, जिसे हम लोग सीएसपी कहते हैं। इसको शुरुआत में बनाया गया है कांग्रेस के अंदर ही 1934 में, बाय अ ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स। कुछ जवान लीडर्स के जरिए कांग्रेस के अंदर इसको बनाया गया था। ये रेडिकल लोग हैं, यानी कि एक तरीके से एकदम से बदलाव लाना चाहते हैं, है ना। और ये इलेगिटेरियन सोसाइटी, यानी कि सबको समान रखकर, है ना, सब इक्वल हो, इस तरीके की सोसाइटी भारत में बनाना चाहते हैं। 1948 में कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से अपने जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर अमेंडमेंट किया, और ये बोल दिया कि अगर कोई लोग हैं तो वो पार्टी के अंदर दो मेंबरशिप नहीं रख सकते, आपको डुअल मेंबरशिप नहीं चलेगी। अगर आप कांग्रेस के मेंबर हैं तो आप कांग्रेस के ही मेंबर रहेंगे, आप किसी और पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो सोशलिस्ट लोग हैं वो कांग्रेस से अलग हो गए, और उन्होंने 1948 में सोशलिस्ट पार्टी भारत के अंदर बढ़ा डाली। तो सबसे पहले जो भारत आजादी से पहले जो पॉलिटिकल पार्टी भारत में बन रही है कांग्रेस से, है ना, अलग होकर, वो हमारी सोशलिस्ट पार्टी। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर अगर हम देखें, आजाद भारत के अंदर कांग्रेस से अलग होकर हमें दिखता है दोस्तों कि जो पार्टी बनती है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1948 में बनी। फिर धीरे धीरे ना सोशलिस्ट पार्टी के अंदर भी हमें टकराव होते हुए दिखते हैं। सोशलिस्ट लीडर बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये लोग सोशलिज्म की बात करते थे कि डेमोक्रेसी भी होगी और सोशलिज्म भी होगा, यानी कि सब लोगों सेम सेम रहेंगे, कोई किसी तरीके का डिफरेंसेस नहीं होंगे। दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट। इन्होंने बोला कि कांग्रेस अमीरों का साथ देती है और उसी के साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। बट द सोशलिस्ट फेस्ड अ डिलेमा व्हेन इन 1955 कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल। मगर कांग्रेस ने ना अपने आप को ही चेंज कर दिया, और कांग्रेस ने भी बोल दिया कि हम सोशलिस्ट पैटर्न को रखेंगे। और ये जो सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, इनके लिए एक तरीके से परेशानी हो गई कि अब हम किस बात पे लड़ाई लड़ें। थस इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर सोशलिस्ट पार्टी टू रिप्रेजेंट। तो कांग्रेस की सोशलिस्ट अप्रोच को एक्सेप्ट कर जाने से ना जो सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, उनके लिए अब कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो किस नाम पर अपने इलेक्शन को लड़ सकते हैं।
सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स। जो सोशलिस्ट पार्टी है जो 1948 के अंदर कांग्रेस से अलग होकर ही बनी है, ये आपस में ही अलग अलग टुकड़ों में बट जाती है। और ये जो सोशलिस्ट पार्टी है ना, इसके अलग अलग टुकड़े होते हैं। जैसे दीज इंक्लूड किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी कांग्रेस के, जो सोशलिस्ट पार्टी के मजदूरों की पार्टी बन जाती है। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी, ये एक और सोशलिस्ट पार्टी का ग्रुप है। ऐसे ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी हमें एक और ग्रुप देखने को मिलता है जो हमें सोशलिस्ट पार्टी से ही आता हुआ दिखता है। जयप्रकाश नारायण, आचार्य प्रबोधन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी कुछ लीडर हैं जो भारत के अंदर कैसे कंसिडरेशन किए जाते हैं, जिनको हम लोग एक प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लीडर मानते हैं। आज के दिन भी भारत के अंदर बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टीज मौजूद है। जैसे समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों आपको दिखती है, सोशलिस्ट विचारधारा को मानती है। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की, वो भी सोशलिस्ट है। जनता दल नीतीश कुमार की, ये भी सोशलिस्ट पार्टी है ना। और ये आजकल क्या है दोस्तों कि एक तरीके से सोशलिस्ट अप्रोच को ही लेकर चलती है। ये सारी सोशलिस्ट पार्टी जो है ना, जो 1948 में निकली है, उसी से कहीं ना कहीं हमें जुड़ी हुई देखने को मिलती है। अब आचार्य नरेंद्र देव के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, आपकी बुक के अंदर बताए गए हैं। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में बातचीत हो रही है। आचार्य नरेंद्र देव हमें फ्रीडम फाइटर दिखते हैं, फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। इनको एक तरीके से बहुत बार जेल हमें होती हुई देखने को मिलती है। आजादी के बाद ये क्या करते हैं, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और उसके बाद हमें दिखता है दोस्तों कि ये भारत के अंदर बाद में प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी को भी स्टैब्लिश करते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के अंदर बड़े नीदा हुआ करते थे जो बाद में प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी को भी बना लेते हैं। भारत के अंदर ना हमारे पास कुछ और बड़े हमारी ओपोजिशन पार्टीज रही हैं, और इन बड़ी बड़ी जो हमारी ओपोजिशन पार्टीज आई हैं, इनके बारे में भी हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने सबसे पहले जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी थी उनकी कहानी देख ली। अब कुछ और हमारी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, उनके पॉइंट्स को भी हम लोग एक एक कर डिस्कस करते चलते हैं। जैसे These parties offered a substantial and और principal criticism कि भैया भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज का होना जरूरी था, क्योंकि वो कांग्रेस की गलतियों को पब्लिक तक बता दिया करती थी। दिस केप्ट रूलिंग पार्टी अंडर चेक एंड ऑफन। तो भैया कांग्रेस पार्टी के ऊपर डर था कि अगर हमने कोई गलत काम किया ना, तो ये ऑपोजिशन पार्टीज ढिंडोरा पीट देंगी। These parties prevented the resurgence of system from turning the democratic। और भारत के अंदर डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए हमारी और ऑपोजिशन पार्टीज का होना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी था। These parties also groomed the leaders who were operational। तो भैया भारत के अंदर ये जो बहुत सारी हमारी ये जो ऑपोजिशन पार्टीज थी ना, इन्होंने आने वाले टाइम के अंदर भारत के बहुत सारे यंग लीडर्स को हम लोग देखते हैं दोस्तों की शेप की। जैसे हमें देखने को मिलता है कि भारतीय जनसंघ, इसी से हमारे निकलते हुए देखने को मिलते हैं कौन भैया, हमें आते हुए देखने को मिलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के बहुत बड़े प्रोमिनेंट प्रधानमंत्री बनते हैं। इन अर्ली ईयर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। शुरुआती टाइम के अंदर जो हमारे लीडर्स थे उनके बीच में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, और ये मेरे हिसाब से हमारे लिए सीखने वाली बात है कि जो हमारे लीडर्स हैं आर करंट सिनेरियो में हम देखें दोस्तों कि उनके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन उस टाइम के जो लीडर्स थे ना, उनके बीच में एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। जब इंतरिम गवर्नमेंट बनती है उस टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि नेहरू जी क्या करते हैं दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स को ही अपने साथ शामिल नहीं करते हैं, बल्कि जो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे ना, जो अपोजिशन के लोग थे, उनको भी अपनी गवर्नमेंट के अंदर शामिल करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंतरिम गवर्नमेंट है, इसके अंदर यहां पर अंबेडकर साहब को लॉ मिनिस्ट्री दी जा रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें डील करते हैं। ऐसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ से आते हैं, उसको भी शामिल किया गया। तो उस टाइम के लीडर्स के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हुआ करती थी, एक दूसरे की इज्जत हुआ करती थी, और वो एक दूसरे के साथ मिलकर देश की भलाई के लिए फोकस किया करते थे। आपकी बुक के अंदर एक और पिक्चर दी गई है, इसको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलता है कि हमें टग ऑफ वॉर की एक तरीके से रस्साकशी देखने को मिल रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से बनी हुई है, और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग लीडर्स हैं। नेहरू जी हैं, राजकुमारी अमृत हैं, है ना, मुरारजी देसाई हैं, बाबू जगजीवन राम हैं, ऐसी मौलाना आजाद साहब हैं, और भी बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस के यहाँ शामिल हैं। और कांग्रेस को मजबूत एक बड़े वृक्ष के तरीके से दिखाया गया है, और जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं कि वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं हिला सकें, और मगर उनके पसीने छूट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शुरुआत के 3 इलेक्शंस में 52, 57 और 1962 के अंदर कांग्रेस को कोई भी टक्कर तो नहीं दे पा रहा भाई। अब भारत के अंदर ये जो हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, इनकी जो स्टैब्लिशमेंट और इनकी जो कहानी रही है, उसे हम लोग एक एक कर देखें। सबसे पहले हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसको हम लोग लेट 1920s के अंदर बढ़ते हुए देखते हैं, जो शुरू होती है भारत के अंदर।
फ्रॉम 1935 द कम्युनिस्ट वर्कड मेनली फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो शुरुआत तक ये जो कांग्रेस पार्टी थी ना, उसी के अंदर कम्युनिस्ट लोग काम करते थे, मगर दिसंबर 1941 में, आजादी से लगभग 4-5 साल पहले, ये कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। और दिस पार्टी बिलीव्ड इन कम्युनिज्म, और ये कंप्लीटली कम्युनिज्म पर फोकस करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी जो है दोस्तों, ये बेसिकली बात करती है कि भैया हम सेकुलर भारत बनाना चाहते हैं, और एक मॉडर्न और क्या है दोस्तों, कि एक तरीके से एक अथॉरिटेटिव, के गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, सरकार का कंट्रोल हो हर जगह पर, उसकी ये बात करते हैं। इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस इन 1941 में कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि एक तरीके से सपोर्ट करते हैं कि भारत के लोग जो क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज जो हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, कि एक तरीके से ना हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे ना, उसका ये कम्युनिस्ट लोग सपोर्ट करते हैं। 1951 के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको अबेंडन कर दिया जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा वायलेंट थे, ये देश के अंदर बहुत ज्यादा हिंसा किया करते थे। बाद में इन कम्युनिस्ट लोगों को समझ में आया कि भैया हमें अपनी अप्रोच को बदलना होगा। फिर ये क्या करते हैं दोस्तों, कि ये अपनी अप्रोच को बदलते हैं, और कम्युनिस्ट लोग क्या करते हैं, जब पहली बार इलेक्शन होने जा रहा है 52 के अंदर, तो उसमें इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन देते हैं, और उसके बाद ये देश के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर आती है। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं, तो इससे इसका जो डोमिनेंट नेचर रहा है वो भारत के अलग अलग इलाकों में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, केरला और बिहार और बंगाल में इनके बहुत फॉलोअर्स हैं। के गोपालन, एस ए डांगे आपको देखने को मिलता है, के गोपालन, एस ए डांगे। उसी के साथ साथ हमें दिखता है कि ई एम एस नंबूदुरीपाद, ए सी जोशी और पी एस सुंदरिया, ये कुछ बड़े हमें कम्युनिस्ट लीडर्स देखने को मिलते हैं। अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये 1964 में भी आगे बढ़ जाती है, और इसके हमें दो ग्रुप बनते हुए दिखते हैं, है ना। और कम्युनिस्ट पार्टी का हमें ये वहां पर आगे बढ़ते हुए दिखता है ना। जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं वो दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। कैसे, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर आप ध्यान से देखें 1925 के अंदर ये जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआई, इसको बनाया गया। फिर हमें देखने को मिलता है कि 1941 तक ये भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही शामिल थी। फिर ये भारत में कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाती है और झगड़े करती है। फिर बाद में ये 1952 के अंदर क्या करती है, इलेक्शन के अंदर शामिल होती है, और भारत की सेकंड सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनती है। फिर 1964 के अंदर ये जो हमारी पार्टी है, जिसको हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी की इंडिया से नाम से जान रहे हैं, सीपीआई, इसके अंदर हमें दो डिफरेंसेस होते हुए दिखते हैं। एक बन जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम, और दूसरा ग्रुप बनता है सीपीआई ही। सीपीआईएम के लोग कौन होते हैं दोस्तों, कि एक तरीके से हमें देखने को मिलता है क्या, कि जो ये हमारे क्या है दोस्तों, कि एक तरीके से हम देखें कि जो सोवियत ग्रुप को फोकस कर रहे थे, जो सोवियत यूनियन को, जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को सही मानते थे, उनको सीपीआईएम बोला गया। और एक तरीके से हमें देखने को मिलता है क्या दोस्तों, है ना, कहां गया, हाँ सॉरी, हमने क्या देखा कि ये जो हमारे यहां पर हमने एक पार्टी बनती हुई देखी जिसे हम लोग सीपीआईएम कह रहे हैं। सीपीआईएम वो लोग थे जो एक तरीके से चाइना की आइडियोलॉजी को सही मानते थे, और वो चाइना के सपोर्टर थे। 1962 में इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी, उसके 2 साल के बाद कुछ इंडियंस ही चाइना को भी फेवर कर रहे थे, और ये कम्युनिस्ट थे, क्योंकि चाइना के अंदर भी कम्युनिज्म था, तो उन्होंने भारत से अलग होकर चाइना की स्टैब्लिशमेंट करते हुए क्या कही थी, कि सीपीआईएम बना ली। सीपीआई जो था बेटा, वो हमारे यूएसएसआर को फॉलो किया करता था, या फिर सोवियत यूनियन को फॉलो करता था। तो सीपीआई बनी 1925 में। अलग कैसे हुई, क्यों हुई, उसके बाद इनका जो रिफ्ट हुआ 1964 में, अलग हो जाते हैं। सीपीआईएम चाइना को सपोर्ट कर रहा है, और सीपीआई यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन को हम देखते हैं दोस्तों कि हमें सपोर्ट करता हुआ देखने को मिलता था। और आज के टाइम पर इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक तरीके से चिन्ह है वो हम देख सकते हैं, ये सीपीआई का चिन्ह है, और ये सीपीआईएम का पॉलिटिकल सिंबल है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बड़े ही प्रोमिनेंट लीडर हमारे सामने हैं, जिनका नाम है ए के गोपालन। ए के गोपालन साहब जो हैं वो हमें आते हुए दिखते हैं कहां से भैया, कम्युनिस्ट हैं, केरला से आते हैं। कांग्रेस के अंदर शुरुआत में शामिल थे, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर बाद में फिर 1961 में सीपीआईएम को भी बना देते हैं, है ना, जो एक तरीके से चाइना की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। और ये पार्लियामेंट्री भी रहे थे, पार्लियामेंट के मेंबर भी ए के गोपालन साहब बनते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक तरीके से ना बिहार के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके रिलेटेड पूरा का पूरा सिचुएशन बताई गई है, जिसे फणशिवनाथ रेणु, जो कांग्रेस के बहुत प्रोमिनेंट हिंदी के, जो हिंदी भाषा के एक बहुत ही बड़े हिंदी के लेखक थे, उनके एक पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। भारत के अंदर कुछ और बड़ी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हम देख लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के बाद हमारे देश के अंदर जो कुछ और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको भी हम देखते हैं। बोला जाता है जिसे भारतीय जनसंघ, दिखने में कुछ ऐसा है इस पार्टी का सिंबल। भारतीय जनसंघ 1951 के अंदर बनाई गई है। इसकी स्टैब्लिशमेंट करने वाले नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इट कैन बी ट्रेस बैक टू द राष्ट्रीय स्वयंसेवक, और इसका जो एसोसिएशन थी वो आरएसएस की मदद से इसको बनते हुए देखा था, और हिंदू महासभा के भी जो लोग थे वो उन्होंने भारतीय जनसंघ को बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया था।
इट एम्फसाइज द आइडिया ऑफ वन कंट्री, इन्होंने एक भारत को बनाने की बात की थी। भारत के अंदर वन कल्चर होगा और भारत के अंदर जो लोग हैं वो एक ही तरीके से क्या करेंगे दोस्तों कि आगे बढ़ेंगे। ये मॉडर्न इंडिया को बनाने की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग इंडिया को बनाने की बात किया करते थे, और ये जो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन थी ना उसको अपलिफ्ट करने की बात करते थे। दी पार्टी कॉल्ड फॉर अ रीयूनियन, इनका मानना था कि हमें अखंड भारत बनाना है और हिंदू हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान है उसे यूनाइट करना है। द पार्टी वॉज फोरफ्रंट इन द एजुटेशन ऑफ रिप्लेस ऑफ इंग्लिश विद हिंदी, इनका मानना था कि इंग्लिश को हटाओ भारत से और हिंदी को हम लोग रखें और इसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएं। एंड वॉज ऑल्सो अपोज टू द गैदरिंग ऑफ कंसेशनर्स ऑफ रिलीजन कल्चरल, कि भैया हम लोग क्या करें अपने देश के अंदर रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज को ज्यादा हम लोग आगे बढ़ाने की जरूरत ना रखें। दी पार्टी वॉज कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडियन डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, इनका मानना था कि भारत को अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर फोकस करने की जरूरत है। और स्पेसिफिकली हम देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने जब भारत में 1964 में इंडियन गवर्नमेंट अपने न्यूक्लियर टेस्ट को करती है तो जो भारतीय जनसंघ था वो बड़े लेवल पर इसको सपोर्ट करता है। अगर हम भारतीय जनसंघ की बात करें, दी पार्टी लीडर्स बहुत सारे इस पार्टी से आते हैं। एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडिंग मेंबर हैं ही, दीनदयाल उपाध्याय आपके सामने इनका चित्र है, ये क्या करते हैं दोस्तों कि, और ब्रजलाल मधोक, ये कुछ फेमस लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी बाद में क्या करती है दोस्तों कि इसी भारतीय जनसंघ से बनी है। देखो भारतीय जनसंघ है, ये बनी है 1951 में, फिर यही भारतीय जनसंघ को डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1980 में, और फिर भारतीय जनसंघ से एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसे हम लोग आज बीजेपी कहते हैं। अच्छा, हमें यहां पर देखने को मिलता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में देख लेते हैं। 1968 तक जीवित रहे, आरएसएस के वर्कर रहे, 1942 तक ये फाउंडिंग मेंबर रहे भारतीय जनसंघ के, जनरल सेक्रेटरी रहे, लीडर प्रेसिडेंट बने हैं भारतीय जनसंघ के। और इन्होंने क्या दिया दोस्तों कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम लोग इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के नाम से जानते हैं। सीयूटी के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था, लास्ट वाला, ये कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की जो अप्रोच है वो किसने दी है, कि हर इंसान को उसके कैरेक्टर के हिसाब से जज किया जाए, ये दीनदयाल उपाध्याय के जरिए पेश किया गया। हमारे भारत के अंदर एक और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो देखने को मिलती है, जो प्री इंडिपेंडेंट और उसी के साथ साथ आजादी के शुरुआती टाइम ड्यूरेशन में शामिल थी, और इस पार्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चे, इस पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग पुकारते हैं स्वतंत्र पार्टी के नाम से। इट वॉज अ क्रूशियल एंड पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, तो ये जो पार्टी है जिसका मान है स्वतंत्र पार्टी, इनका मानना था कि एक तरीके से क्या करना है कि एक तरीके से ना मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन विद सोवियत यूनियन एंड एडवोकेट क्लोजर विद टाइज विद यूएस, तो इनका मानना था एक तरीके के सबसे अच्छे रिश्ते बना के रखो, चाहे सोवियत यूनियन हो या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से अमेरिका हो, दोनों से रिश्ते अच्छे बना के रखो। स्वतंत्र पार्टी क्या है दोस्तों कि एक तरीके से ना अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू करती है, और इनकी जो धीरे धीरे एक तरीके से क्या था दोस्तों की जो अप्रोच थी वो भारत की कुछ रीजन्स के अंदर हमें मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिखती है। इट अट्रैक्टेड द लैंडलॉर्ड्स एंड प्राइसेस, तो जो अमीर अमीर लोग थे ना उनको स्वतंत्र पार्टी ने अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था, और जो प्रिंस थे, जो राजकुमार थे भारत के अंदर, उनको भी जोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये उनके अधिकारों को बचाने की बात कर रही थी। इट्स नैरो सोशल बेस एंड लैक ऑफ डेडिकेटेड कैंडर, तो भैया इनके पास सपोर्ट सिस्टम ज्यादा नहीं था, सिर्फ अमीर लोग ही इनके साथ थे और बहुत पॉपुलेशन कम थी उनकी। इस पार्टी के जो मेंबर थे वो ज्यादा बड़ा अपना नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाए, और ये जो पार्टी है जिसे जिसे हम लोग स्वतंत्र पार्टी के नाम से जानते हैं, ये हमें कंक्लूड होती हुई दिखती है। तो स्वतंत्र पार्टी के जो फाउंडर रहे हैं वो हैं सी राजगोपालाचारी, आपके सामने इनका फोटो रखा गया है। सीनियर लीडर रहे हैं कांग्रेस के, बाद में ये गांधी जी की भी फिलॉसफी को फॉलो किया करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी मेंबर रहे। आप देख दोस्तों कि भारत के अंदर ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के। मिनिस्टर रहे हैं कैबिनेट के अंदर शुरुआत में, चीफ मिनिस्टर रहे हैं मद्रास के, और उसके बाद हमें दिखता है दोस्तों कि ये एक तरीके से भारत रत्न भी दिया गया, और फिर 1959 में ये अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं जिसको ये लोग स्वतंत्र पार्टी के नाम से जानते हैं। हालांकि स्वतंत्र पार्टी अब डिसकंटिन्यू है। एक बड़े प्रोमिनेंट चेहरे हैं जिनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देख लेते हैं। लीडर हैं हिंदू महासभा के, फाउंडर हैं भारतीय जनसंघ के, मिनिस्टर रहे हैं नेहरू जी की कैबिनेट के अंदर, और इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक तरीके से जो डिफरेंसेस था उसको तरीके से भारत पाकिस्तान यूनाइटेड रहे, इस पर कोशिश की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी मेंबर रहे हैं। इनका मानना था कि एक तरीके से द फर्स्ट लोकसभा वाज अपोज्ड ऑफ इंडियन पॉलिसी ऑफ ऑटोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर, तो इनका मानना था कि जम्मू और कश्मीर के ऊपर कोई ऑटोनॉमी नहीं हो, इंडिया का ही भाग हो, और कश्मीर को एजिटेशन को लेकर कश्मीर में थे तो वहीं पर इनकी डेथ भी हो जाती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। और यहां पर हमारा ये जो पूरा का पूरा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वाला चैप्टर था, इसकी पूरी कहानी को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं, और इस चैप्टर का अब हम लोग यहां पर आपके सामने कंक्लूजन रख देते हैं। तो भैया चैप्टर हमारा हुआ बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसको हमने देखा, और आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हर एक वर्ड को और इसके लिखी हुई हर एक बात को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। अब आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को ये भी बताना है कि अब आगे आप कौन से चैप्टर को कराना चाहते हैं।
जिस भी चैप्टर की डिमांड होगी वही चैप्टर हम लोग आपके साथ पेश करेंगे। आप लोग अगर इस क्लास के लिंक को हासिल करना चाहते हैं, यानी कि इसके नोट्स को, तो दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।